अल्पकालिक चर्चा नियम 55, श्री कुलदीप कुमार जी, श्री दिनेश मोहनिया जी, अब्दुल रहमान जी। 10,000 बस मार्शलों को हटाए जाने के कारण बसों में महिलाओं की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो गया है के संबंध में चर्चा प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद अध्यक्ष जी। आज इस सदन में फिर एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आपने चर्चा करने का समय दिया है और जैसे ही ये चर्चा शुरू होती है, तीसरी बार इस सदन के अंदर ये बस मार्शलों की चर्चा शुरू हो रही है। जैसे ही चर्चा शुरू होती है अध्यक्ष जी, बीजेपी के लोगों को पता होता है कि बस मार्शल में चर्चा होने वाली है, उनको उसमें भाग लेना पड़ेगा, इसलिए वो पहले यहाँ से रास्ता निकल के अपना कुछ ना कुछ रास्ता निकाल के यहाँ से भाग जाते हैं। आज भी विजेंद्र गुप्ता जी और उनकी पूरी टीम, ये बस मार्शल भी दिख रहे होंगे कि बहाना बनाकर यहाँ से निकल गए, क्योंकि उनको पता था कि इसके अगला जो विषय है वो बस मार्शल के ऊपर चर्चा का विषय है। अध्यक्ष जी, दिल्ली देश की राजधानी है और पूरी दुनिया की नज़र दिल्ली पर रहती है। इसी कारण दिल्ली में हर छोटी बड़ी घटना दुनिया में भारत की छवि प्रभाव डालती है। इसी को ध्यान में रखते हुए अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने सन 2015 के अंदर दिल्ली की डीटीसी बसों के अंदर बस मार्शलों की तैनाती की थी। इसलिए की थी ताकि डीटीसी की बस में सफ़र करने वाली हमारी माताएं बहनें, महिलाएं जो बस में सफ़र करती हैं, वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें। और अध्यक्ष जी, ये काम अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली की डीटीसी बस में करके दिखाया कि जब भी हम कहीं गली मोहल्ले में जाते थे तो उन्हें बड़ा गर्व होता था कि उनकी सुरक्षा के लिए बड़े बड़े वीआईपी की सुरक्षा में तो पुलिस लगती है, गार्ड्स लगते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने एक विजन के साथ अपनी माताओं बहनों की सुरक्षा के लिए डीटीसी बस के अंदर उनकी सुरक्षा के लिए एक मार्शल की तैनाती करी, जो उनकी सुरक्षा करता था, जो ये देखता था कि उनके साथ कोई छेड़छाड़ ना हो, कोई अप्रिय घटना ना हो, उसको रोकने का काम करता था। लेकिन अध्यक्ष जी, जो इस दिल्ली के अंदर महिला विरोधी लोग हैं, जिनको महिलाओं की सुरक्षा से कोई लेना देना नहीं है, उन लोगों को ये बात रास नहीं आई। उन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को लगा कि अरविंद केजरीवाल जी को तो माताएं बहनें दुआ देने लगी हैं, अब वो उनकी तारीफ करने लगी हैं कि उनके बेटे उनके भाई ने उनके लिए डीटीसी बस के अंदर उनकी सुरक्षा का इंतजाम करके एक बस मार्शल की तैनाती की है। और उसी के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जो डीटीसी की बस के अंदर हमारे 10,000 से ज़्यादा बस के मार्शल तैनात होते थे, जो उनकी सुरक्षा करने का काम करते थे, जो लोगों को सुरक्षा देते थे। और उसमें कई सारी घटनाएं ऐसी भी आई जहां बस मार्शलों ने अपनी जान पे खेलकर दिल्ली की महिलाओं की सुरक्षा करी, बच्चों को बचाने का काम किया, कई किडनैपिंग रोकने का काम किया। लेकिन उनको आनंद फानन में अध्यक्ष जी एक कुतर्क देकर, तर्क नहीं कहूंगा, कुतर्क देकर कि डीटीसी बस के अंदर जो बस मार्शल हैं, डीटीसी बस के अंदर सीसीटीवी कैमरे लग चुके हैं, इसलिए उनकी आवश्यकता नहीं है। डीटीसी बस के अंदर पैनिक बटन है, इसलिए उनकी आवश्यकता नहीं है, उनको हटा दिया गया। अध्यक्ष जी, वो 10,000 से ज़्यादा बस मार्शल लगातार अपने रोजगार के लिए संघर्ष रोडों पे कर रहे हैं, सड़क पे संघर्ष करने का काम कर रहे हैं। और साथ साथ आज जब से उन बस मार्शलों को 1-1.25 साल से ज़्यादा हटे हुए हुआ है, जब से उन बस मार्शलों के हटने से उनकी नौकरी पे तो प्रभाव पड़ा, उनका घर चलना बंद तो हुआ ही हुआ, लेकिन सबसे बड़ा जो मुद्दा है महिला सुरक्षा का, जिसको ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने ये कदम उठाया था, इसको लेकर आए थे। आज उन महिलाओं को भी अपने अंदर डर का माहौल है। आप दिल्ली में लगातार देख रहे हैं, दिल्ली में लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं, कहीं चाकू की, कहीं छुरी की, कहीं बलात्कार की, कहीं छेड़छाड़ की। लेकिन डीटीसी बस के अंदर जो महिलाएं हमारी सुरक्षित महसूस करती थी अपने आप को, आज उनमें डर का माहौल है। तो आज उनको भी ये लग रहा है डर कि उनकी सुरक्षा में जो बस मार्शल लगे थे, आज उनको हटा दिया गया है। अगर किसी हमारी बहन बेटी के साथ बस में कोई घटना होती है, कोई अप्रिय घटना होती है, कोई छेड़छाड़ होती है, तो उसको देखने वाला कोई नहीं है। अध्यक्ष जी, आप सीसीटीवी कैमरे में बैठ के देखते रहेंगे, कोई भी देखता रहेगा, लेकिन मौके पर उन्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा। आज उनको जिस प्रकार से निकाला गया, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक महिला सुरक्षा को जो कवच अरविंद केजरीवाल जी ने देने का काम किया था, उस महिला सुरक्षा को तोड़ने का काम दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय ने और भाजपा के लोगों ने करने का काम किया है। अध्यक्ष जी, उन बस मार्शलों की नियुक्ति के लिए लगातार हम संघर्ष कर रहे हैं और देश ने देखा, पहली बार ऐसा हुआ
कि एक सरकार के चुने हुए मंत्री को, सौरभ भारद्वाज जी को, विजेंद्र गुप्ता जी भी यहां बैठे थे, उन बस मार्शलों की नियुक्ति के लिए सौरभ भारद्वाज जी को उनके पैर पकड़ने पड़े, और इसलिए पकड़ने पड़े कि उन 10,000 बस मार्शलों को उनका रोजगार वापस कर दो, उन महिलाओं को सुरक्षा दे दो, उन बहन बेटियों को सुरक्षा दे दो जिनके लिए अरविंद केजरीवाल जी ने उनको तैनात करने का काम किया था। लेकिन विजेंद्र गुप्ता जी के पैर तक पकड़े। लेकिन अध्यक्ष जी, पता नहीं है बीजेपी के लोग किस मिट्टी के बने हैं, इनको हमारी बहन बेटी की सुरक्षा से कोई लेना देना नहीं है, इनको 10,000 बस मार्शलों के घर परिवार से, उनके रोजगार से कोई लेना देना नहीं है। पहली बार अध्यक्ष जी सबने देखा, पूरे देश ने देखा कि दिल्ली की चुनी हुई मुख्यमंत्री नेता विपक्ष की गाड़ी में बैठ के एलजी हाउस जाने के लिए कहती हैं, उनके एलजी हाउस तक जाती हैं, और विजेंद्र गुप्ता जी चले गए यहां से। बहुत ड्रामे किए इन्होंने उस दिन, कभी गाड़ी लेफ्ट मोड़ते थे, कभी गाड़ी राइट मोड़ते थे, कभी इधर भागते थे, क्योंकि इनको पता था कि इनकी पोल खुल चुकी है। दिल्ली के बस मार्शलों को, दिल्ली की महिलाओं को यह बात पता लग चुकी है कि कैसे बीजेपी के लोगों ने साजिश करके उन बस मार्शलों को हटाने का काम किया है, कैसे षड्यंत्र करके उन बस मार्शलों को हटवाने का काम किया। और नौटंकी करते हैं अध्यक्ष जी, उसके बाद ड्रामे करते हैं ये लोग, इनकी पोल खुल जाती है तो ये लोग भाग जाते हैं। वो बस मार्शल बेचारे इनके पास जाते हैं, इनसे गुहार लगाते हैं, हमारा रोजगार वापस कर दो, हमारा रोजगार लौटा दो। लेकिन ये क्या करते हैं ये लोग कभी कहते हैं कि कैबिनेट ने पास नहीं किया, कभी कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी, कभी कहते हैं कागज एलजी के पास नहीं पहुंचे, कभी कहते हैं विधानसभा में नहीं उठाया। जो बीजेपी के लोगों ने बस मार्शल से कहा, अध्यक्ष जी हमने वो सारे काम करने का काम किया, क्योंकि सरकार की नीयत साफ थी। अरविंद केजरीवाल जी ने लोगों को रोजगार दिया था हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए, वो सारे काम हमने करने का काम किया। लेकिन अध्यक्ष जी उसके बाद भी भाजपा के लोग मुकर गए। उसके बाद बीजेपी के लोगों ने मीटिंग का समय मांगा मुख्यमंत्री जी से, बस मार्शल भी मौजूद थे, उन्होंने कहा कि आप कैबिनेट से पास करो। तुरंत प्रभाव में अध्यक्ष जी वहीं के वहीं कैबिनेट बुलाई गई। इस देश की राजनीति में पहले कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि जो मांग विपक्ष के साथियों ने की, जो मेमोरेंडम लेके आए थे विजेंद्र गुप्ता जी, वो सारी मांगों को मान लिया गया और कैबिनेट के अंदर उसको पास करने का काम किया। उसके बाद फिर अध्यक्ष जी फिर दोबारा पुनरावृत्ति हुई उन चीजों की, और उसके बाद हमें लगा अब इनको रोजगार मिल जाएगा। एलजी साहब के यहाँ गए, एलजी साहब ने भी 5, 7, 10 मार्शलों को अपने यहाँ बुलाया, और बुलाने के बाद एलजी साहब ने उनसे बयान दिलवाए कि एलजी साहब ने हमें रोजगार दे दिया है, 1 हफ्ते में हमें रोजगार मिल जाएगा, 1 हफ्ते में नौकरी वापस हो जाएगी, 1 हफ्ते में दोबारा महिलाओं की सुरक्षा होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन उसके बावजूद भी अध्यक्ष जी ढाक के 3 पात उन लोगों को रोजगार मिलने का काम नहीं हुआ। अगर एलजी साहब से बात नहीं बनी, उसके बाद क्रेडिट लेने के लिए बीजेपी के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता जी ने भी उन्हें अपने घर पे बुला लिया, और बुलाने के बाद बड़ी शानदार फोटो खिंचाई और कहा कि हमने बस मार्शलों को रोजगार दे दिया है, और बस मार्शल रोजगार वापस लौटाने का काम कर रहे हैं। विजेंद्र गुप्ता जी भी आ गए, इन्होंने भी गुलदस्ता बड़ा अच्छा हाथ में पकड़ा और फोटो डाली ट्विटर के ऊपर कि बस मार्शलों की लड़ाई हमारी जीत हुई और हम बस मार्शलों को रोजगार वापस देने चाह रहे हैं। आज मैं पूछना चाहता हूं विजेंद्र गुप्ता जी से, वो बस मार्शल आपसे पूछ रहे हैं गुप्ता जी कि बताओ उनका रोजगार वापस कब दोगे, उनका रोजगार वापस कब मिलेगा? अब तो जो आपने कहा वो सारे काम कर दिए। एलजी साहब से जो चिट्ठियां आपने लिखवाई उन चिट्ठियों का जवाब भी दे दिया, आपने जो बात कही वो काम भी कर दिए, लेकिन उसके बाद भी रोजगार क्यों नहीं मिला उन लोगों का? वो लोग तरस रहे हैं। गुप्ता जी आपने तो फोटो खिंचा के कहा था उन लोगों से कि हमने रोजगार आपको दे दिया है, आपने तो बयानबाजी भी करवाई थी कि आम आदमी पार्टी आपको रोजगार नहीं दे पाई, लेकिन बीजेपी ने आपको रोजगार दे दिया। एलजी साहब ने भी फोटो डाली थी। आज वो 10,000 बस मार्शल पूछ रहे हैं कि उनका रोजगार कब वापस मिलेगा। आज दिल्ली की बहन बेटियां पूछ रही हैं आप लोगों से कि अरविंद केजरीवाल जी हमारी सुरक्षा से आपको क्या दिक्कत थी, आज वो पूछना चाहते हैं आप लोगों से। लेकिन गुप्ता जी आप तो उन्हें मिलने का समय भी नहीं दे रहे हैं अध्यक्ष जी, अब तो गुप्ता जी मिलते भी नहीं उन लोगों से। कोई चला जाए गुप्ता जी के कार्यालय मिलने के लिए तो पुलिस बुला के उसे अरेस्ट और करवा देते हैं। अब वो बस मार्शल इनसे जवाब पूछ रहे हैं अध्यक्ष जी। उसके बाद अभी अंतिम उपराज्यपाल साहब ने एक लेटर लिखा और उन्होंने कहा, लेटर बहुत लिखते हैं उपराज्यपाल महोदय, लेटर लिखते हैं, आदेश नहीं देते कभी भी, वो लेटर लिखते रहते हैं, उनका काम है केवल मुख्यमंत्री मंत्री को लेटर लिखते रहे। अरे उपराज्यपाल महोदय, आप दिल्ली के सर्विस विभाग के मुखिया हैं, आप दिल्ली के सरकार के जितने अधिकारियों के मुखिया हैं, उसके बावजूद भी आप मंत्रियों का आदेश देते हैं। आप तो सीधे अधिकारी को आदेश दे दो, आपको किसने मना किया आदेश देने के लिए? आपको जो पॉलिसी बनानी बनवाओ और आदेश देते हैं। उसके बाद अगर सरकार उस पर काम करती है अध्यक्ष जी, तो उसके बाद ये लोग क्या करते हैं, उसको रोकने का काम करते हैं। अध्यक्ष जी 10 नवंबर 2024 को सभी मंत्रियों की बैठक हुई, जिसमें आता हूं और गुप्ता जी भी यहां बैठे हैं। उसके बाद मैं उसको पढ़ रहा हूं जो वो पत्र है।
सार्वजनिक बसों में बस मार्शल का काम महिलाओं और कमजोर यात्रियों को सुरक्षित वातावरण बनाने के लिए है, इसलिए उनकी तैनाती पर विचार करना जरूरी है। सार्वजनिक सुरक्षा में कोई समझौता नहीं किया जा सकता, खासकर महिलाओं के लिए जो सुरक्षित यात्रा पर निर्भर हैं। बस मार्शल की बहाली को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। बस मार्शल की मौजूदगी अपराधों को रोकने में मदद करती है, जो तकनीक से नहीं किया जा सकता। बहाल में देरी से सुरक्षा से जुड़ी घटनाएं बढ़ सकती हैं और यात्रियों को खतरे में डाल सकती है। इसके अलावा हमारे परिवहन व्यवस्था में लोगों का विश्वास भी घट सकता है। सभी बस मार्शल जो पहले दिल्ली सरकार में काम कर रहे थे, उन्हें जल्द से जल्द बहाल किया जाए। ये सरकार का प्रस्ताव है अध्यक्ष जी, उनको बहाल करने के लिए। बस मार्शल न केवल परिवहन विभाग में सुरक्षा का ध्यान रखते हैं, बल्कि हजारों परिवार के लिए रोजगार का एक अहम स्रोत भी है। इन पदों को खत्म करने से कई परिवारों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई है। बस मार्शलों को बहाल करने से न केवल बस की सुरक्षा बढ़ेगी, बल्कि इन परिवारों को भी वित्तीय सहायता मिलेगी। ये साफ है कि बस मार्शल की बहाली के लिए लंबा चौड़ा प्रस्ताव तैयार किया जाएगा, जो नीचे दिए बिंदुओं पर आधारित होगा। परिवहन आयुक्त आशीष कुंद्रा जी 27/9/2023 का नोट, जिसमें कहा गया है कि पहले माननीय उपराज्यपाल की मंजूरी चाहिए, फिर मंत्री परिषद की मंजूरी ली जा सकती है। आशीष कुंद्रा जी कह रहे हैं अध्यक्ष जी ये बात। आशीष कुंद्रा जी जो पहले परिवहन विभाग देखते थे, अब एलजी साहब के सेक्रेटरी हैं, गुप्ता जी, वो ये कह रहे हैं कि पहले साफ साफ वो इसमें कह रहे हैं। परिवहन मुख्य सचिव श्री नरेश कुमार जी का 13/10/2023 का नोट है, जिसमें कहा गया था कि यह मामला महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ा है और इसलिए यह कानून और व्यवस्था संबंधित है, जो कि केंद्र सरकार और माननीय उपराज्यपाल महोदय के अधीन आता है। आपके अधिकारी कह रहे हैं गुप्ता जी सारी बातें, और उसके बाद भी आप दिल्ली सरकार पे कहते हैं। दिल्ली सरकार अपना काम करती है तो आपके अधिकारी नोट बना के भेज देते हैं कि आपके तो अंडर में नहीं है। उपराज्यपाल नोट बना के भेज देते हैं, तो बस मार्शल क्यों गुमराह करने का काम कर रहे हो आप लोग। परिवहन से श्री प्रशांत गोयल 16/11/2024 का नोट, जिसमें कहा गया था कि बस मार्शल की नियुक्ति का मामला माननीय उपराज्यपाल महोदय के अधिकार क्षेत्र में आता है। फिर 10/11/2024 को हुई ऑल मिनिस्टर की बैठक में उपस्थित मंत्रियों ने निर्णय लिया कि महिलाओं की सुरक्षा पर और समझौता नहीं किया जा सकता, इसलिए बस मार्शलों को तुरंत बहाल किया जाना चाहिए। अनुशंसाएं, क्योंकि बस मार्शल की योजना बनाना एक सेवा और कानून व्यवस्था से जुड़ा मामला है, हम माननीय उपराज्यपाल महोदय से अनुरोध करते हैं कि वह इसके लिए एक योजना तैयार करें। सरकार इसके लिए आवश्यक बजट मुहैया कराने के लिए तैयार है। योजना तैयार होने तक 31/10/2023 से पहले जहां कहीं भी बस मार्शल तैनात थे, उन्हें तुरंत बहाल किया जाए। माननीय उपराज्यपाल इस योजना के अंतिम रूप के तैयार होने तक सिविल डिफेंस वॉलंटियर बस मार्शल के रूप में काम करने की अनुमति दे सकते हैं। अध्यक्ष जी, सरकार चाहती है बस मार्शल लगे, मंत्री परिषद चाहता है बस मार्शल लगे, वो बस मार्शल चाहते हैं बस मार्शल लगे, हमारी महिलाएं चाहती हैं उनकी सुरक्षा हो, लेकिन बीजेपी के लोग गंदी राजनीति के लिए नहीं चाहते कि बस मार्शल की नियुक्ति होने का काम हो। हम जब भेजते हैं प्रस्ताव तो इनके अधिकारी कहते हैं आपके सर्विस का मामला नहीं है, ये हम भी जानते हैं, तो बस मार्शल गुमराह क्यों किया जा रहा है। मैं फिर कहना चाहता हूं सदन के अंदर कि उन बस मार्शलों को तुरंत प्रभाव में बहाल किया जाए। और विजेंद्र गुप्ता जी के प्रस्ताव को बढ़ा रहा हूं आगे। विजेंद्र गुप्ता जी, आपके पास सर्विसेज का मामला है, आपकी सरकार के पास आपके पास सर्विस का मामला उपराज्यपाल महोदय के पास, तो तुरंत प्रभाव में जो आपने प्रस्ताव भी किया था कि उनको पक्का किया जाए, उस प्रस्ताव को मैं सहमति देता हूं। यहां से हमारे मंत्रिपरिषद ने भी दी थी उस समय पे, कैबिनेट ने भी, कि उन सबको पक्का किया जाए। और अगर उन्हें पक्का नहीं करते हो, उनको रोजगार वापस नहीं करते हो, तो यह माना जाएगा कि महिलाओं की सुरक्षा को खत्म करने के लिए, उन बस मार्शलों का रोजगार छीनने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने यह षड्यंत्र रचने का काम किया। और अरविंद केजरीवाल ने अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा करने के लिए, उन बस मार्शल को रोजगार देने के लिए बसों में तैनात करने का काम किया था। तो उन्हें पुनः बहाल किया जाए। जब तक आप उन्हें पक्का नहीं करते, उन्हें यथास्थिति, जो मंत्री परिषद ने कहा है, उन्हें यथास्थिति वापस पुनः बहाल किया जाए। आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। श्री दिनेश मोहनिया जी, श्री संजीव झा जी। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय कि आपने इस विषय पर मुझे चर्चा करने का मौका दिया। अध्यक्ष महोदय, ये चर्चा इस सदन में पहली बार नहीं हो रही है, ये चर्चा इस सदन में कई बार हो चुकी है। ये सदन इन बस मार्शलों की नौकरी की चिंता कई बार कर चुका है। कई बार हमारे साथियों ने इनकी नौकरी बहाल हो इसको लेकर के
इस हाउस में पहले भी रिजोल्यूशन पास किया है। मैं विपक्ष के साथी को भी धन्यवाद इसलिए करता हूं कि विजेंद्र जी रिजोल्यूशन लेकर आए थे, उनके रिजोल्यूशन पे ये पूरी हाउस सर्वसम्मति से पास किया था कि इन बस मार्शलों की नौकरी बहाल हो। ये हाउस चिंतित है, सरकार चाहती है, मुख्यमंत्री चाहते हैं, सभी मंत्री चाहते हैं, पर उसके बावजूद आखिर इन बस मार्शलों की नौकरी की बहाली क्यों नहीं हो रही। मुझे ये लगता है कि यहाँ कोई भी लगातार पिछले 1-1.5 साल से ये बस मार्शल सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं और वो नासमझ नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को और हमारे विपक्ष के साथियों को लगता है कि हम उनको गुमराह कर रहे हैं, गुमराह हो रहे हैं, तो नहीं हो रहे हैं। आपसे ज़्यादा उनको एक एक सच बातें पता है कि आखिर कारण क्या है, क्यों नौकरी नहीं मिल रही है। लेकिन अगर आप राजनीतिक बदला लेने के लिए आप किसी की नौकरी छीन रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये ऊपर वाले भी इसको देख रहे हैं, इंसाफ नहीं है। और मेरी चिंता इसलिए अध्यक्ष महोदय कि ज़्यादातर जो बस मार्शल हैं सब बाहर से आए हुए लोग हैं, कोई बिहार से, कोई यूपी से, कोई राजस्थान से, कोई उत्तराखंड से, कोई कहीं से आकर के उनको नौकरी नहीं मिल रही थी। बस मार्शल के तौर पर उनकी नियुक्ति हुई, उनका घर चलने लगा। उनका घर तो चल ही रहा था, साथ में दिल्ली में बस में जो महिलाएं चढ़ती हैं अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही थी। और ऐसे कई सारे काम जिसके बारे में हमारे साथी कुलदीप भाई ने बताया और बाकी साथी बताएंगे। अड़चन क्या है इसकी टेक्निकलिटी पे तो हमारे माननीय मंत्री और मुख्यमंत्री जी बातें रखें, मैं टेक्निकलिटी पे नहीं जाता। लेकिन विपक्ष के साथी यहाँ बैठे हैं और आपको भी दिल्ली की जनता ने चुना है, इन बस मार्शल के परिवार के लोगों ने आपको वोट किया होगा। मैं ये मानता हूं कि आज अगर आप अपनी तुच्छ राजनीति के कारण, घटिया राजनीति के कारण अगर उनकी रोजी रोटी छीन रहे हो तो ना केवल उसके परिवार की बद्दुआएं आपको लगेंगी। तो आज मैं ये खड़ा होकर निवेदन करने आया हूं कि आप ये घटिया राजनीति, ये तुच्छ राजनीति, ये नीचता की राजनीति बंद कर दो। आप चाहें तो 1 मिनट में हो सकता है, ये आप भी जानते हैं। मुझे याद है कि माननीय मुख्यमंत्री से मिलने आए थे विजेंद्र गुप्ता जी, पूरी डेलीगेशन आई थी, मैं भी उसका एक हिस्सा था, क्योंकि मुझे लगा कि विजेंद्र गुप्ता जी आए हैं तो सकारात्मक चर्चा करने के लिए आए हैं। मैं जैन साहब को धन्यवाद करता हूं। एक बार मुझे लगता है हम साथी जो बोलते हैं एक बार उनका स्वागत कर लें। जैन साहब के हाउस में आना भी ये दर्शा रहा था, विषयांतर हो रहा है अध्यक्ष महोदय, कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। कोई अहंकारी होकर ये तो सोच सकता है कि हम बर्बाद कर देंगे, लेकिन भगवान ये कहते हैं कि किस्मत हम लिखते हैं तुम नहीं। 2 मिनट में जोरदार झंडाटेरा चाटा उन अहंकारियों पे लगा। और जैन साहब हमारे बीच में, आपका बहुत बहुत स्वागत है हाउस में। 18 महीने आपने जो झेला है, आपके परिवार ने जो झेला है, वो हम सब लोग समझ सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये सब बातें इतिहास में लिखी जाएगी। ये सब बातें कई बार शायद शहीद आजम भगत सिंह नहीं जानते होंगे कि जंगल में जिस बात की हम मीटिंग कर रहे हैं, कभी मुझे लोग इतिहास में इस तरह से हमें पूजेगा, मानेगा। ये सब बातें इतिहास में लिखी जाएगी कि स्वर्णिम अक्षर में हिस्सेदारी किसकी थी और काले अक्षरों में किनकी थी। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। एक बार फिर से हम लोग पूरी सदन आपका स्वागत करते हैं और विपक्ष साथी भी करते होंगे, मजबूरी है ये ताली नहीं बजाते, ये भी आपके काम को जानते हैं, आपके योगदान को जानते हैं। आपने, हाँ, सब ने कहा है, सब ने बजाया है, मुझे बहुत यही कल्चर होना चाहिए। पार्टी ने खत्म करी है, आप सब लोग इसको शुरुआत कर रहे हैं, मैं धन्यवाद करता हूं आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत। ये होना चाहिए। मैं इसलिए, देखिए, विपक्ष के साथी भी इसलिए बजा रहे हैं कि मोहल्ला क्लिनिक ये भी जाते हैं, इनके क्षेत्र के लोग जाते हैं मोहल्ला क्लिनिक। और मुझे लगता है कि एक अच्छे जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी भी यही है कि अपनी क्षेत्र की जनता के सुविधाओं के साथ करे रहें। तो आपने जो, मुझे आज के दिन मुझे वो कॉफ़ी अनन का वो स्टेटमेंट याद आता है
जो दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक में आकर दिया था कि प्राइमरी हेल्थ डिलीवरी का ये जो सिस्टम दिल्ली ने ईजाद किया उसको डेवलप नेशन को भी सीखना चाहिए। तो ये काम आपने किया, आपने दिल्ली और देश को उम्मीदें दी हैं। अब मैं आता हूं फिर से विषय पे अध्यक्ष महोदय। चूंकि विजेंद्र गुप्ता जी सब लोग आए थे, हम लोग भी गए इस उम्मीद से, इस आशा के साथ कि आज बस मार्शल का ये 1.5 साल का जो लगातार आंदोलन चल रहा वो अंत होगा, इनको नौकरी मिल जाएगी। पर मुझे ये कहते हुए बड़ा खेद हो रहा है, क्योंकि मैं भी जनप्रतिनिधि हूँ, विपक्ष साथी भी जनप्रतिनिधि हैं। मुझे दिल्ली की जनता ने 3 बार चुन के भेजा है, विजेंद्र के साथ 2 बार चुन के आए हैं मेरे ख्याल से। तो मुझे लगता है कि हम सब लोगों को दिल्ली की जनता ने एक उम्मीद के साथ चुन करके भेजा है, और उसमें जब हम कोई भी ऐसी हरकतें जो एक जनप्रतिनिधि के मानक पे नहीं उतरता, खरा उतरता हो, वो करते हैं तो जनता को बहुत निराशा होती है। विजेंद्र गुप्ता जी वहां खाली केवल राजनीति करने गए थे। उनका ये मानना था, ये सोच कर गए थे कि मैं जाऊंगा, मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दूंगा और बाहर में पीसी करूंगा और आ जाऊंगा। उनको नहीं पता है कि हम लोग किस मिट्टी से और कहां से आए हुए हैं। विजेंद्र गुप्ता जी आए, हमने कहा आपका स्वागत है, आइए, लेकिन आज नौकरी फाइनल करके जाएंगे, ऐसे नहीं जाने देंगे आपको। हम सब लोग उस सदन में, उस मीटिंग हॉल में हम लोग बैठे थे। बड़ी विस्तार से विजेंद्र गुप्ता जी ने अपनी बातों को रखी, हम सब पेशेंसली सुना। मुख्यमंत्री जी ने सारे कारण बताए कि क्या कारण था कि यह नौकरी नहीं मिल पाई और उसके समाधान क्या है। लगातार उनकी मंशा ये रही कि किसी तरह से मुख्यमंत्री जी के उस बातों को डिसरप्ट किया जाए, वो अपनी बात ना रख पाए। हालात यहां तक हुए कि पहली बार मुझे लगता है कि चुने हुए विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री के मीटिंग में पुलिस आ जाए, और ये कोई और नहीं किया, इस सदन के विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता जी ने उस मीटिंग में पुलिस को बुला लिया। कितना खतरा है हमसे भाई। तो मैं कहना यह चाहता हूं कि जनता ने जिस मानक के साथ आपको चुन के भेजा है, आपने उस सारे मानक को तार तार किया है, सारे मर्यादा को तार तार किया है आपने। आपकी इन हरकतों से दिल्ली के जनता को घोर निराशा है। दिल्ली की जनता अपमानित महसूस कर रही है आपने जो हरकतें किया। लेकिन फिर मैं विषय वस्तु पे आता हूं कि आज यहां भी मैं देख रहा हूं कुछ बस मार्शल्स हैं, यहां पर बैठे हुए हैं। ये बस मार्शल दिल्ली की सुरक्षा के लिए काम कर रहे थे। आपने तो दिल्ली के सुरक्षा का हाल बद से बदतर बना दिया है। दिल्ली देश की राजधानी है, देश की गृह मंत्री दिल्ली में रहते हैं, उनके घर के इर्द गिर्द 20 किलोमीटर के अंदर रोज तरह तरह के क्राइम हो रहे हैं। सड़कों पर चैन छीनी जा रही है, गैंगस्टर के वारदात हो रहे हैं। कॉलोनी में जाइए तो लोगों की बाइक चोरी हो रही है, गाड़ी चोरी हो रही है, रोज गोलीबारी हो रही है। तो अमित शाह जी के गृह मंत्री के हाथ में दिल्ली सुरक्षित नहीं है। भाजपा ने दिल्ली के कानून व्यवस्था को बद से बदतर बना दिया है। लेकिन हमारे पास जितने अधिकार हैं, दिल्ली सरकार के पास, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार के पास, अतिशी जी मुख्यमंत्री हैं सरकार के पास, हमारे सरकार के पास जो भी उपाय थे, जितनी हमारी लिमिटेशन है उसी लिमिटेशन में दिल्ली को सुरक्षा देने का कोशिश किया। आपने उससे भी दिल्ली जनता को वंचित कर दिया। आपने उससे भी दिल्ली के जनता को आपने वो सुरक्षित महसूस करे वो करना दुभर कर दिया। आपने क्यों कर रहे हैं ऐसा? आपने पहले जितने भी एडवाइजर्स थे सरकार में हटा दिया। हमने कुछ नहीं कहा कि वो काबिल लोग हैं, पैसे नौकरी मिल जाएगी। इसी सदन के ऐसे बहुत सारे यंग माइंड जो देश विदेश में काम कर रहे थे वो आए, गवर्नेंस का हिस्सा बने। कमाल के आइडियाज थे उनके आइडियाज से इस सदन को भी फायदा हो रहा था, इन सभी विधायकों को भी फायदा हो रहा था।
दिल्ली को फायदा हो रहा था। वो यंग माइंड ना केवल एंटरप्रेन्योरशिप बल्कि गवर्नेंस में कैसे अपनी भूमिका अदा करके गवर्नेंस को बेहतर बना सकते वो सीख रहे थे। आपने उनको नौकरी से निकाल दिया। हमने तब भी कुछ नहीं कहा कि उन बच्चों को टैलेंटेड हैं, उनको लाखों करोड़ों की पैकेज मिल रहे हैं, कई आईएएस क्रैक किया, कई आईपीएस क्रैक किया, कोई बड़े बड़े फॉर्म में नौकरी कर रहा। हमने कुछ नहीं कहा आपको। लेकिन ये बस मार्शल, ये बेचारे, कई लोगों को मैं अपने क्षेत्र में जानता हूं अध्यक्ष महोदय, दिल्ली छोड़कर घर चले गए। कोई 8,000 कोई 10,000 की नौकरी करता, बच्चों को स्कूल भेजना बंद कर दिया। इतनी बददुआएं लेकर कहां जाओगे आप? किसके लिए ले रहे हो बददुआएं? कई बार लोग काम इसलिए करते हैं, दुआओं से बरकत मिलती है और बददुआओं से खत्म होते हैं आप। ये काम मत करें। तो मैं आज इस सदन के माध्यम से मैं निवेदन कर रहा हूं विपक्ष के साथियों को कि ये बस मार्शल की नौकरी आप 1 मिनट में चाहें तो करा सकते हैं। और ये मैं भी जानता हूं, ये बस मार्शल्स भी जानते हैं। आपने दिल्ली सरकार, दिल्ली के मुख्यमंत्री, पूरी कैबिनेट को जो जो करना था कर लिया। आपने कहा कैबिनेट कर लो, कैबिनेट कर लिया। फिर आपने कहा कि कमेटी बना दो, सब्सिडी वो भी दे दिया। फिर आप कहते हैं आपका विषय ही नहीं है जी, आप कर नहीं सकते। मैं तो देवन से कह रहे थे। तो मैं कहना ये चाहता हूं, अरे आपने तो इलीगली इसी दिल्ली में, दिल्ली के सबसे अपेक्स पोस्ट चीफ सेक्रेटरी होता, उसे इलीगली आपने 3 बार दे दिया एक्सटेंशन आपने, जो ना तो यहां की मर्यादा के लिए ठीक था, ना ये परंपरा के लिए ठीक है। लेकिन आपने वो भी काम किया। और ऐसे में आपको केंद्र सरकार के ढेरों ऐसे बता सकता हूं मैं आपको, पूरे 4 घंटे निकल जाएंगे कि किस किस तरह से आपने अपॉइंटमेंट करवाए। इन बस मार्शलों से क्या दुश्मनी है आपकी? इसलिए कि वो गरीब है, इसलिए कि उसकी आवाज नहीं है, इसलिए कि वो अपनी आवाज आपके कान तक पहुंचते नहीं, चुका आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है वो। तो मुझे यह लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को जो गरीबी से नफरत है, उसका सजा भुगत रहे हैं ये बस मार्शल। तो आपको अगर यह लगता है, पोजीशन के साथियों को अगर यह लगे कि नहीं हम राज गोल गोल घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, बस मार्शल गोल गोल घूम के हमारी बातों में आ रहा है, तो ऐसा नहीं है। हमसे और आपसे कई गुना समझदार वो हैं। वो एक एक बात को, एक एक कानून को, एक एक चीजों को अच्छे तरीके से समझते हैं। मुझसे कई बार साथी मिलने आते हैं, हमसे ज्यादा अपडेटेड बस मार्शल के साथी हैं, जो ये बताते हैं कि ये क्या कर क्या रहे हैं। कई बस मार्शल के साथियों ने बताया कि इनको यह लगता है कि नौकरी इसलिए देंगे कि आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर है। अरे ये सिविल डिफेंस हमने नहीं बनाया था, ये सिविल डिफेंस पहले ही बना था। और वो जितने वॉलंटियर्स थे उनको नौकरी मिली, कोई आम आदमी कार्यकर्ता को नौकरी नहीं मिली है। आप नौकरी दोगे नहीं, और आम आदमी पार्टी नौकरी तो कह दोगे नहीं। आम आदमी पार्टी के जितने लोग हटे, इसलिए नहीं हटे कि वो उनमें काबिलियत नहीं थी, चाहे वो एडवाइजर हो, चाहे यहां लेजिस्लेटिव मेंबर के जो बाकी जो हमारे मेंबर्स यंग लोग आए थे वो हो, जितने भी, ये सब केवल इसलिए हटे कि इनको लगा कि इन्होंने नौकरी दी है तो इनके हो जाएंगे। और अगर हो भी जाएंगे तो आप नौकरी दो ना भाई। आपके केंद्र में सरकार है, आपकी एलजी है, सारा पावर आपके पास है, दो आप। हम 10,000 तुम 40,000 दो। नौकरी देके अपना बनाओ, रोजी रोटी देकर अपना बनाओ। नौकरी छीन के अपना नहीं बना सकते। नौकरी छीन के बददुआएं ले सकते हो, नौकरी छीन के दुश्मन बना सकते हो। नौकरी छीन के हित और अपने फायदे के लोग खड़े नहीं कर सकते। तो इसलिए अगर मान लो अच्छे काम करने से कोई अपना बनता है, तुम ज्यादा अच्छे काम करो। तुम्हारी केंद्र में सरकार 56 इंच के सीने की सरकार, पता नहीं क्या क्या बातें करते हो, पर जनता की फायदे की बात हो जाती है, चिकन हट हो जाते हो फिर। तो मैं आज इस सदन के माध्यम से हाथ जोड़कर मैं निवेदन करने आया हूं कि राजनीति बंद करो। इन बस वॉलंटियर को नौकरी दो, भूखे मर रहे हैं, इनके परिवार की रोजी रोटी चलनी मुश्किल हो गई है, बच्चों को पढ़ना लिखाना मुश्किल हो गया है, सुसाइड करने की नौबत आ गई है। कहां लेके जाओगे इतनी बददुआएं? तो मैं आज जो कुलदीप भाई ने आज इस सदन में जो रिजोल्यूशन रखा है, मैं उसके साथ खड़ा हूं। और मुझे उम्मीद है
कि ये केवल इन विचारों को लगता है क्या हो रहा है, चर्चा ही तो हो रही है, हो तो कुछ नहीं रहा। ये सदन इस दिल्ली की सबसे बड़ी पंचायत है। अगर यहां कोई बातें हो रही हैं तो मुझे लगता है कि दिल्ली के एलजी को भी और केंद्र सरकार को भी इस हाउस के सेंस का सम्मान करना चाहिए। मैं मानता हूं ये डेमोक्रेटिक लोग, इनको इनमें भरोसा नहीं है, लेकिन इससे इस देश का नुकसान होता है, इस देश के संवैधानिक व्यवस्था का नुकसान होता है। तो लोगों को जो जनतांत्रिक मूल्यों पे जो भरोसा है, जो लोग चुन करके भेजते हैं, जो संविधान पे भरोसा है, उन मूल्यों खत्म ना करें आप। मैं एक चीज मानता हूं, देखिए मैं अपनी बात खत्म करता हूं, कि कोई भी संस्था हो, चाहे परिवार हो, चाहे संविधान हो, जनतांत्रिक व्यवस्था हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, वो लोकलाज से चलता है। सारी बातें लिखी नहीं गई हैं, लेकिन जिस दिन यह लोकलाज खत्म हो जाएगा, ना तो परिवार बचेगी, ना संस्था बचेगा, ना संविधान बचेगा, ना मूल्य बचेंगे। तो कम से कम उस लोकलाज का भी सम्मान करें आप सब लोग, ये मैं निवेदन करने आया हूं। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं उम्मीद करता हूं कि आज सकारात्मक चर्चा करके क्रेडिट आप ले लेना। हम सब लोग कहेंगे, जहां कहोगे सारे फोरम पे कहेंगे कि विजेंद्र गुप्ता जी अपोजिशन के प्रयास से इन बस मार्शलों की नौकरी मिल गई, पर नौकरी दिलाओ, राजनीति ना करो। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री राजेश गुप्ता जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने एक बहुत गंभीर विषय पे बोलने का मुझे मौका दिया। अध्यक्ष जी, कुछ लोगों के लिए बड़ी एंटरटेनमेंट की चीज़ हो जाती है जब प्रदर्शन होते हैं, जब लोग रोडों पे विधायक चुने हुए जिनको जनता ने 2-2, 3-3 लाख लोगों ने चुना है, वो रोड पे बैठ जाते हैं। मुझे नहीं पता भारत के अंदर दिल्ली को छोड़कर ऐसी कितनी सरकारें हैं जो सत्ता में हो और उसके विधायक रोड पे बैठे हुए हों, पुलिस उनको खींच के ले जा रही हो, और किस लिए? वो विधायक अपने लिए कुछ नहीं मांग रहे थे, वो विधायक कुछ लोगों के साथ बैठ के जो अपनी नौकरी के लिए लड़ाई कर रहे थे। कुछ उसमें से लड़के हैं जिनके घर उन पे चलते हैं, कुछ लड़कियां थीं जो वहाँ रो रही थी, बिलख रही थी। पुलिस ने उनको पीटा, उन विधायकों को डिटेन किया, और किस लिए? सिर्फ क्योंकि एक राजनीतिक पार्टी को मजा आ रहा है कि इससे उसे लगता है कि जो सत्ताधारी पार्टी है उसकी कुछ बदनामी होती है। मुख्यमंत्री के साथ में एक मीटिंग होती है, टाइम मांगा जाता है, दिल्ली की मुख्यमंत्री जी उनको टाइम देती हैं, विपक्ष के सारे साथी आते हैं, बड़े सम्मान के साथ बैठते हैं। और मैं आज ये कहना चाहता हूं कि वहां पुलिस तो आई, विजेंद्र जी ने पुलिस को बुलाया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था कि पुलिस को बुलाया जाए। पुलिस वाले भी बेचारे क्या करते, आके खड़े हो गए। लेकिन मैं सत्ता के कुछ साथियों को धन्यवाद भी करता हूँ, विपक्ष का सॉरी, जिन्होंने कहा कि ये चीज़ गलत हुई। शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद, ओम प्रकाश शर्मा जी वहाँ पे थे, हमारे करावल नगर के विधायक 20 साहब वहाँ पे थे, उन्होंने माना कि चीज़ गलत हुई, दोनों सीनियर साथी हैं, ये नहीं होना चाहिए। और मानता हूँ कि राजनीति ऐसी ही होनी चाहिए कि जो गलत है उसको हम गलत कह पाए, सही है उसको हम सही कह पाए। मजाक बना, उसके बाद में फिर बैठे, खाना खाया, माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने सबको खाना खिलाया। फिर बैठे, फिर बात हुई, और फिर बात हुई कि चलिए एक काम करते हैं कि आज इस काम को ख़त्म किया जाता है। कैबिनेट का नोट बनाया गया, सारे हमारे साथी, हमारे सारे मंत्री वहीं पे थे, कैबिनेट का नोट बनाया गया, और उसको लेके कहा गया कि एलजी साहब के पास लेके जाना है। तो लेट किस लिए करना है? जब दिल्ली के युवाओं के रोजगार का सवाल है तो हम वेट किस लिए करें? हमने कहा माननीय विजेंद्र गुप्ता जी से आप साथ चलिए। पहले वो नहीं जाना चाहते थे, फिर उन्होंने भी हामी भरी साथ चले, और उसके बाद में जैसे किसी साउथ इंडियन पिक्चर की शूटिंग अगर आपने कभी देखी, बहुत ही बेहतरीन पिक्चर चली, देखने लायक सीन कि माननीय मुख्यमंत्री जी विजेंद्र गुप्ता जी की गाड़ी में बैठी, हमने कोशिश करी, विजेंद्र जी ने हमें तो नहीं बिठाया लेकिन अपने कुछ साथी को बिठाया, कोई बात नहीं, वो भी हमारे भाई। माननीय मंत्री सौरभ जी, जो लोगों की नौकरी के लिए, मैं सैल्यूट करता हूं उनको, जो अपनी जनता की नौकरी के लिए एक चुना हुआ मंत्री पैरों पे लेट गया कि मैं आपके पैर पकड़ रहा हूं, आप इनकी नौकरी के लिए हमारे साथ चल पड़ी। अब कभी ये उतरते थे, कभी ये बैठते थे, पूरी म्यूजिकल चेयर देखने लायक थी। मैं बड़ा अफसोस व्यक्त करता हूँ उस टाइम आप नहीं थे, नहीं तो आपको बड़ा मजा आता। कभी चढ़ रहे हैं, कभी उतर रहे हैं, कभी उतर रहे हैं, कभी चढ़ रहे हैं, पूरी म्यूजिकल चेयर। उसके बाद में गाड़ियाँ चलती हैं, पीछे सबकी गाड़ियाँ चलती हैं, बीच में गाड़ी को रुकवा दिया गया।
फिर उतर गए, नहीं हम इधर से नहीं जाएंगे, उधर से नहीं जाएंगे, पता नहीं कौन कौन से रूट लगवा रहे थे। मैं कह रहा हूं एक एक सीन देखने लायक था सब। अगर पिक्चर की टिकट होती, मैं तो सौरभ जी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, सौरभ जी अगर कोई आप पे उसकी वीडियो हो तो चलाया जाए, उस पर टिकट लगाओगे, खूब बिकेगी। इतनी एंटरटेनमेंट विजेंद्र जी ने हमको दिया, हमें इसका धन्यवाद करना चाहिए। हालांकि लोगों की नौकरी के साथ में एंटरटेनमेंट नहीं होना चाहिए, लेकिन इन्हें क्या, गाड़ी बीच में रोकी, साथ नीचे उतर गए, फिर ऊपर नीचे आगे पीछे किसी तरह माननीय एलजी साहब के पास पहुंचे। माननीय एलजी साहब के यहाँ पे विजेंद्र जी की गाड़ी तो चली गई, लेकिन मुख्यमंत्री की गाड़ी उसमें नहीं घुस पाई। इससे ज्यादा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। हम वहां खड़े थे, सौरभ जी वहां खड़े थे, मंत्री जी, हाँ गाड़ी तो रोक दी सर आपने। गाड़ी में कुछ लोग होते हैं, कुछ स्टाफ होता है, सब कुछ होता है। सुनिए विजेंद्र जी, मेरे भाई जब आप बोलोगे तब आप बोल लेना। प्रधानमंत्री गाड़ी में तो कोई बैठता नहीं, इनकी गाड़ी में तो 2-4 लोग बैठते हैं। प्रधानमंत्री गाड़ी में तो लाइट होती है सिर्फ, इनकी गाड़ी में कुछ काम करने वाले लोग भी होते हैं। प्लीज आप बोल लेना जब आपका समय है। तो सर इन्होंने गाड़ी को जाने नहीं दिया। मंत्री जी बाहर थे, सारे विधायक बाहर थे, हम रिक्वेस्ट करते रहे कि कम से कम मुख्यमंत्री गाड़ी को अंदर जाने दो। उन्होंने कहा नहीं जी कोई परमिशन नहीं है, जबकि इनके साथ में इनके विधायक साथी गए थे और हमारे भी साथी हैं। हम तो कहते जाना देना चाहिए, एलजी साहब से क्यों नहीं मिलेंगे हमारे विधायक साथी। बाहर पूरा ड्रामा होता रहा जी, ये अंदर करते रहे कि अभी साइन करा रहे हैं, अभी साइन करा रहे हैं, अभी साइन करा रहे हैं। हम लोग वेट करते रहे, चलो हम सब कुछ साइन कर लेंगे, दिल्ली वालों की नौकरी लग जाए किसी भी तरीके से। तो बाहर आए सर, इनके लोगों ने, जनता ने, जिन बेचारों की नौकरी थी, इनके पैर पकड़े, इन्होंने छटक दिया उनको। उन्होंने कहा नहीं भैया हम नहीं कर सकते, इनकी भी मजबूरी है। खैर जब तक ऊपर से नहीं संदेश आएगा कैसे उस काम को करें। आखिर में पुलिस खदेड़ के हमको ले गई और कुछ लोगों की इतनी चोटें लगी, उनकी एमएलसी हुई और वहां से हम लोग को रात को डिटेन कर लिया गया, शाम को डिटेन कर दिया गया और उसके बाद में छोड़ा गया। पूरी एंटरटेनमेंट का काम इन्होंने वहां पर दिया। उसके बाद में हुआ अब इसको पक्का कर देंगे, कल पक्का कर देंगे, परसों पक्का कर देंगे। भाई एलजी साहब ने करना, क्यों करना एलजी साहब ने? क्योंकि जिन मार्शल्स को लगाया गया है उन मार्शल्स का काम ही लोगों की सेफ्टी सिक्योरिटी करना है और वो एक कानून व्यवस्था का काम है। और ये तो जानते हैं कि कानून व्यवस्था किसके पास में, वो एलजी साहब के पास में, नहीं तो हम कब का कर देते उसको। अब मुझे ऐसा लगता है कि शायद इनको डर लगा मार्शल के नाम से, और वो उसमें गलती आपकी है जी। आपने मार्शल के नाम से इनको इतना डरा दिया है कि मार्शल आओ ले जाओ उठा के, तो इनको लगता है कि बस के मार्शल भी इनको उठा लेंगे। सच में मार्शल नाम से घबरा गए हैं। इनको लगता है कि मार्शल आएंगे और एकदम से इनको उठाएंगे और बाहर ले जाएंगे। नहीं, वो इस काम के लिए नहीं है सर, वो चोर चक्कों बदमाशों के लिए। आप तो सम्मानीय साथी, आपको क्यों उठाएंगे? उनके लिए। अब उन बसों के मार्शल्स के अगर मैं यहां पर आपको बताने की कोशिश करूं, दर्जनों ऐसे एग्जाम्पल हैं जहां पे उन लोगों ने चोरी को, चकारी को, छेड़खानी को रोका है। इनको प्रॉब्लम क्या है? और जो काम लगातार 2015 से हो रहा है, मेरे साथ में आज बहुत ही क्योंकि खुशी की बात है सत्येंद्र जैन जी बैठे हैं और उन्हीं का ये काम शुरू करा हुआ है। मैं पहले तो जैन साहब आपका बहुत वेलकम करता हूँ। आप आज जब विधानसभा में हमारे साथ बैठे हैं, जब हम मालाएं अब चुनाव के बाद में आप पहना देना, नहीं बाद में जीतने के बाद में हम पहनाएंगे दोबारा मंत्री बना के। नहीं मिल जाएगा, आप है, हमें पता आपका आशीर्वाद है हमारे साथ। देखिए सर, जब हम इन्होंने जो कुछ भी करा, हालांकि मैं जैन साहब को बहुत पुराना जानता हूं, मेरे बड़े भाई हैं, मैंने काफ़ी उनके साथ काम भी किया है। अगर आप उनके चेहरे पे देखें तो कोई गुस्सा नहीं है, क्योंकि जैन समाज के अंदर ना एक पर्व मनाया जाता है शर्मा जी, उसे पर्युषण कहते हैं, क्षमावाणी। ये बेवजह भी साल में एक बार माफ़ी मांग लेते हैं। मैं कहता हूं आप भी मांग लो। आपने जो करा, आप यकीन मानिएगा, आप साथी मेरे साथ चलें, अभी भी इनके घर के अंदर ना एक स्टिकर हाथ से बना के इनकी बिटिया ने लगाया हुआ है, छोटी बिटिया है वो, उसने लिखा हुआ पापा वेलकम बैक। राजनीति करो, इस लेवल पे मत लेके जाओ। आपके भी परिवार है, हमारे भी परिवार, इस लेवल पे मत लेके जाओ। हमारे लिए उन घरों में घुसना मुश्किल हो जाता है, आपके भी साथी हैं। हम जाके जब देखते हैं वो बिटिया वहां पे खड़ी हुई है, उसने लगा रखा पापा वेलकम बैक, और वो पापा रहे 1 महीने और फिर आपने उन्हें जेल में भेज दिया, फिर भेजा आपने वापस। किस लिए? एक घर में क्या बीतती है और क्या करा था उनके आदमी ने, उसके पापा ने मोहल्ला क्लिनिक्स बनाए थे। आपको क्या तकलीफ होती है इन चीज़ों से, ये समझ में नहीं आता कि आप इतनी राजनीति को इस लेवल पे लेके जाते हो। इस आदमी की दूसरी गलती ये है, ये आपके साथ बैठे हुए आपको देखने में दिख रहा है कितने बड़े बदमाश है, 18 महीने अंदर रहे। आप ऐसे लोगों को तो पैरोल पे छोड़ देते हो क्योंकि आपको राजनीतिक फायदा मिलता है। सर, इनको हरियाणा में राजनीतिक फायदा मिला, इन्होंने पैरोल पे छोड़ा। ये आजकल ऐसे लोगों के नाम करवा रहे हैं, बड़े बड़े दिखाते हैं कि हम कितने बड़े डॉन हैं। और एक आदमी जिसने लोगों की भलाई का काम करा, उसको अपने 18 महीने जेल में डाल दिया क्योंकि वो आपकी राजनीति के अंदर रोड़ा था। कैसी राजनीति है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है इस तरीके की चीजों को करना। खैर सर, अब मार्शल्स पे आते हैं। इन्होंने जो मार्शल्स को हटाया,
इतने साल से पॉलिसी चल रही थी, 2015 से पॉलिसी यहाँ पे चल रही थी, इनको कोई दिक्कत 2015 से दिखाई नहीं दी, चलती रही। अब शायद जनता में जब ये जाते हैं तो इनको पता लगा कि भाई ये तो सब आम आदमी पार्टी को पसंद करते हैं, आम आदमी पार्टी के प्यारे हैं, आम आदमी पार्टी को वोट करते हैं, बस यहीं से इनकी दिक्कत शुरू हो गई। दूसरा, इनको डर था कि भाई मार्शल है तो भाजपा वालों को पकड़ लेंगे, मार्शल तो भाजपा वालों को यहाँ पे पकड़ के उठाते हैं, तो इनको एक घबराहट हो गई, पटकते भी हैं, बताओ। तो जबकि मैंने कहा कि वो चोरों चक्कों के लिए, आप तो अच्छे लोग हो, आपके लिए साथ में ऐसे क्यों करेंगे। अब आप ये देखिए कि दुनिया भर की ऐसे रिपोर्ट्स हैं जिनके अंदर उन लोगों ने जाके उनको बचाया, जो लोग वहाँ पे गलत काम कर रहे थे, उन कामों को रोका। अगर आप इजाज़त दें तो मैं उनमें से कुछ एग्जाम्पल्स जरूर आपके साथ में रखना चाहता हूँ। नवंबर 2019, ये मैं पीछे से ही ले लेता हूँ। 3 अगस्त 2023 को ये इन्होंने काम को रोका, जैसे मैंने अभी आपको बताया, जैसे कि नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968 के तहत सीटीबी, होमगार्ड और पूर्व सैनिकों की बस मार्शल के रूप में तैनाती का औचित्य, इन सवालों के कारण फाइलों को घुमाते हुए इन्होंने काम को रोक दिया। अब मैं आपको, जैसे मैंने कहा कि कुछ एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। नवंबर 2019 में मार्शल संतोष ने डीटीसी बस नंबर 540 में एक चोर को मोबाइल फोन चुराते हुए अपने हाथों पकड़ा और पुलिस को सौंप दिया। बताइए इसके अंदर क्या दिक्कत है इनको। 6 जनवरी 2023 को रोहिणी इलाके में एक बस में एक व्यक्ति ने एक लड़की के सामने अश्लील हरकत करी, मार्शल संदीप चक्राने ने उसे पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। अब ये रोहिणी का जो इलाका है, इसी से वीरेंद्र गुप्ता जी आते हैं। अब बताओ, या तो उस लड़के को पकड़ा था, उसका कोई इनसे संबंध था जो इनको दिक्कत हुई, तो हम माफी मांग लेते हैं, तो सबको क्यों सजा दे रहे हो मार्शलों को। ऐसा ही कुछ हो सकता है। और इस तरीके के इसमें दर्जनों उदाहरण है। और अपनी जिम्मेवारी निभाते हुए उन्होंने ना सिर्फ छेड़खानी को, बदतमीजियों को, और मेन बात तो ये होती है कि जब मार्शल वहाँ खड़े होते हैं लोगों को वैसे ही डर हो जाता है, वो उन कामों को करते हुए डरते हैं जो उनको नहीं करनी चाहिए। मेरा जो कुलदीप भाई ने बात रखी उसमें हम पूरी तरह इनके साथ हैं। एक मैं लास्ट पैराग्राफ जरूर पढ़ना चाहता हूँ, वो इसके अंदर है, क्योंकि बस मार्शल, जरूर ध्यान दिया जाए मुझे लगता है इस पॉइंट पे, बस मार्शल की योजना बनाना एक सेवा और कानून व्यवस्था से जुड़ा मामला है। हम माननीय उपराज्यपाल से अनुरोध करते हैं कि इसके लिए एक योजना तैयार करें। दिल्ली सरकार इसके लिए आवश्यक बजट मुहैया कराने को तैयार है। योजना तैयार होने के लिए 31/10/2023 से पहले जहां कहीं भी बस मार्शल तैनात थे उन्हें तुरंत बहाल किया जाए। माननीय उपराज्यपाल इस योजना के अंतिम रूप से तैयार होने तक सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को बस मार्शल के रूप में काम करने की अनुमति दें। मैं फिर इस लाइन को हाईलाइट कर रहा हूँ सर, कि ये योजना बनाना एक सेवा और कानून व्यवस्था से जुड़ा मामला है, इसलिए हमें एलजी साहब की इसमें जरूरत है। और ये सारे हमारे मंत्रियों की इसके अंदर, क्योंकि कैबिनेट नोट है, इसमें सिग्नेचर है। अब इसमें क्यों ये बात को घुमाना चाहते हैं, इनको लगता है राजनीतिक फायदा होता है, तो मैं इनसे एक रिक्वेस्ट और कर देता हूँ, ये सब भी माननीय विधायक हैं, ये जाके उन बस्तियों में जाए, उनके हालात को देख लें, उनकी चीजों को समझ लें, क्यों उनके साथ राजनीति करें, और ये भी समझ लें कि अगर आप नौकरी नहीं भी लगने दोगे एलजी साहब के माध्यम से, तब भी वो आपको वोट नहीं कर रहे सर, बेवजह और बददुआएं और लेने का काम हो रहा है। तो ये रिक्वेस्ट है कि ऐसा ना करें, और जल्दी से जल्दी जो कुलदीप भाई ने अपनी बात को रखा उसके ऊपर ये चलें और चीज़ को पूरा करें। मैं एक बात सर और रखना चाहता हूँ, अभी आप सभी ने, जो मेरे साथी विधायक हैं, सबने देखा होगा कि इस तरीके से बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हुए हैं पूरी दिल्ली के अंदर, और बड़ी अच्छी बात है, इसमें जय श्री राम का नारा है। हम सब राम के भक्त हैं। आप भी अयोध्या गए थे, मैं भी अयोध्या कई बार होके आ चुका हूँ, बहुत सारे हमारे साथी बार बार जाते हैं। मुझे सिर्फ इतना कहना है कि इसके ऊपर बीजेपी के बहुत सारे नेताओं के, और इन्होंने अपने चुनाव चिन्ह लगाया हुआ है, मेरा मानना है कि जल्दी से जल्दी इसके अंदर भगवान श्री राम की फोटो जरूर लगा दी जाए, क्योंकि इसमें श्री राम की फोटो नहीं है। मैं समझता हूं कि भगवान श्री राम का यह अपमान है, और विजेंद्र जी और जितने इनके साथी मानेंगे कि जल्दी से जल्दी, विजेंद्र ठीक है ना जी, इसमें तो कुछ गलत नहीं है, इस होर्डिंग को चेंज करवा दीजिए और भगवान श्री राम की फोटो लगाइए, वो हमारे आराध्य हैं, कमल की फोटो के साथ साथ जो आपने चुनाव चिन्ह लगाया है। तो ये आपसे प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। श्री अभय वर्मा जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। प्लीज। कुलदीप कुमार जी के 10,000 बस मार्शलों के हटाए जाने पर महिलाओं के सुरक्षा को खतरा उत्पन्न होने के संदर्भ में चर्चा में भाग लेने का आपने मौका दिया है। सबसे पहले तो मैं भी इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं कि 10,400 नहीं 20,800 मार्शलों की नियुक्ति आप कीजिए। सरकार में आप हैं, बस मार्शलों को नियुक्त करने की जिम्मेदारी आपकी है। क्योंकि मैं इस बस मार्शल के इशू पे
कई बार सत्ता पक्ष के सदस्यों के साथ भी चर्चा किया हूं और जब मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखा गया कि हमें मिलने का समय दिया जाए और मुख्यमंत्री जी ने भी तुरंत हमें समय भी दिया और स्थान भी दिया, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि समय देते वक्त और स्थान देते वक्त इस मुद्दे पे राजनीति करना है, इसलिए हमें समय दिया गया, इसका अंदाजा हमें नहीं था। और हम बड़े उत्साह और उमंग के साथ मुख्यमंत्री जी से मिलने पहुंचे, लेकिन मुख्यमंत्री जी पूरे टीम कम से कम 40-50 लोगों के साथ मिलने आई। तो हमें जाके समझ में आया कि वहां पूरी बस मार्शल की नियुक्ति की बात नहीं होनी है, पूरी राजनीति होनी है। हम भी 40-50 लोग लेके जा सकते थे, लेकिन हम बड़े साफ दिल से और बड़े इस उद्देश्य से गए थे कि इस काम को सिरे चढ़ाना है। कोई बात नहीं, वहां पूरी राजनीति हुई। अध्यक्ष जी, हम भी इस सदन के चुने हुए सदस्य हैं। हमारा घेराव कराया गया कुछ लोगों के द्वारा, हॉल के कुंडी बंद किए गए, बाथरूम जाने के लिए कहना पड़ा कि हमें बाथरूम जाना है, तब हमें गेट से बाहर निकलने दिया गया। ये भी, अरे बहन जी देखो, उधर से सारी बात आई है, इधर से भी जाने दो। देखो 5 साल निकल गए यही करते करते, चलिए जो बात है वो जाने दो। तो अध्यक्ष जी, हमने बहुत प्रयास करके, मुख्यमंत्री जी ने भी अपनी बातें कही, हमने भी अपनी बातें कही, फिर विषय आया कि ये होगा कैसे, क्योंकि हम बार बार कहते हैं कि बस मार्शलों को लगाया किसने? आपने हटाया किसने? आपने। पत्र है, पूर्व मुख्यमंत्री का पत्र है, उन्होंने कहा था इमीडिएट इफेक्ट से इनको सबको टर्मिनेट किया जाए। अरे भाई साहब, सच सुनो, सच। अब ये कहते हैं नौकरी कौन देगा? एलजी। नौकरी कौन दिलवाएगा? विपक्ष। तो आप सत्ता में क्यों बैठे हैं? आप सत्ता में मत बैठिए ना, आप कह दीजिए कि हमसे नहीं हो सकता। अध्यक्ष जी, बस मार्शल हमसे भी मिलने आते हैं और वो क्या कहते हैं वो भी आप सुन लीजिए। वो कहते हैं हमें बहुत बेवकूफ बनाया, पहले नौकरी पे रखा, वो भी गलत तरीके से, फिर पूर्व मुख्यमंत्री ने डंके की चोट पे हमें टर्मिनेट कर दिया, और अब वो कहते हैं कि नौकरी कौन देगा? एलजी देगा। दिलवाएगा कौन? विपक्ष। भाई साहब, इनकी सच्चाई हम जान चुके हैं। और क्या कहते हैं वो सुनो। वो कहते हैं कि जो सरकार पिछले 12 साल में साफ पानी पीने के लिए नहीं दे सका, तो हमें नौकरी क्या देगा? जो सरकार सांस लेने के लिए साफ हवा नहीं दे सका, वो हमें क्या नौकरी देगा? जो सरकार अब तक सबसे ज्यादा यमुना को गंदी कर दी, वो हमें नौकरी क्या देगा? सच को सुनिए, 12 साल आपके सत्ता में हो गए, पूरे दिल्ली को आपने कूड़े का घर बना दिया है। पीडब्ल्यूडी के रोड पे जाके देखिए, हर जगह नाव रखे हैं। अबे जी, चर्चा अध्यक्ष जी बिल्कुल मार्शल पे रखिए। नहीं, भाषण नहीं, चर्चा मार्शल बिल्कुल जो बस मार्शलों ने हमसे कहा है वो मैं बता रहा हूँ। जो बस मार्शलों ने हमसे कहा है, आप कहें तो मैं उनकी गवाही करा देता हूँ। आप चर्चा बिल्कुल चर्चा पे ही हूँ, चर्चा पे ही हूँ। और ये आज कह रहा हूँ, हम सत्ता में आएंगे तो इनको परमानेंट नौकरी देंगे, इनके तरह झुंझुना नहीं दिखाएंगे। और 10,400 नहीं, 20,800 लोगों को मार्शलों पे लगाएंगे, क्योंकि ये देखो सच्चाई है। आप सुनवा रहे हो ना इनको, आप आज बस मार्शलों को बुलवा के सुनवा रहे हो ना, क्यों आप घबरा रहे हो? सच्चाई सामने आ रही है तो क्यों घबरा रहे हो? अरे भाई, सच्चाई सुनो ना।
अखिलेश जी, अध्यक्ष जी, हमारी हालत क्या हो गई है ये भी आप सुन लीजिए। एक व्यक्ति कौशाम्बी गाजियाबाद से खांसते खांसते आया, आज पूरी दिल्ली खांस रही है। भाई आप लोगों ने हालात क्या कर दिए। अभय जी, आप बस मार्शल की चर्चा करिए। अरे पूरी दिल्ली खांस रही है भाई, हॉस्पिटल से डाटा मंगवा लो, हॉस्पिटल से डाटा मंगवा लो। आज पूरी दिल्ली खांस रही है। पहले एक व्यक्ति खांसते एक सेकंड हुए आया राजेश जी, था, बैठिए बैठिए और दिल्ली आके सत्ता में अभय जी, बैठा, मुझे लगता है और बस 12 साल मार्शल में से- ये हाल कर दिया कि पूरी दिल्ली खांस अभय रही जी, है। बस अरे मार्शल भैया, से देखो सच अभय सुनने जी में- बैठिए आप। सच सुनने में अभय जी बहुत बैठिए, अच्छी लगती है। बैठ जाइए, बैठ नहीं जाइए। नहीं अध्यक्ष जी, मैं बिल्कुल अलाउ नहीं बस कर मैं रहा। समाप्त कर रहा हूं। आपके पास बस मार्शल पर चर्चा करने के लिए कोई मैं शब्द नहीं देखिए है। अध्यक्ष जी, आपके पास बस मार्शल पर चर्चा क्यों नहीं बस कर रहे? मार्शल पे ही बोल रहा हूँ। आप नहीं बोल रहे एक विषय, बिल्कुल बस मार्शल पे आपके बोल पास रहा चर्चा हूँ। करने कोई शब्द ही नहीं है। नहीं नहीं, क्या बात कर रहे हैं, बस मार्शल आप पे फांसी बोल पे रहा बोल रहे हूँ। हैं, मैं तो आप कह रहा प्रदूषण पे बोल हूँ कि रहे हैं। बस मार्शल की नियुक्ति पे राजनीति मत करो। आप बस मार्शल राजनीति की मत बात करो, करिए। आप राजनीति कर रहे हो, इसलिए बस आपको मार्शल समझ की दिया, नियुक्ति बस नहीं हो मार्शल रही। पे बात करिए। बिल्कुल राजनीति कर रहे हो आप। कुलदीप जी, आप प्लीज लगातार, कुलदीप जी बैठिए प्लीज। आप लगातार, भाई कुलदीप जी बैठिए, मैंने बिल्कुल बैठ जाओ। रोक अरे दिया, कुलदीप भाई बैठिए बैठ जाओ, बैठिए, बैठ प्लीज जाओ, बैठ बैठिए। जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। भाई साहब आप बैठिए, आप बैठिए, मैं रोक रहा हूं उनको। आप बैठिए नीचे, आप बैठिए नीचे, बैठिए बैठिए। बस दो, ऐसे नहीं चलेगा सदन। हाँ तो बैठिए, मैं रोक रहा हूँ। सर एक कुलदीप जी बैठिए, चलिए बैठिए। सर, बस मार्शल की नौकरी लगे ये हम भी चाहते हैं, लेकिन विथ क्लीन हैंड लगा दो। क्यों सत्ता में आप बैठे हो, आप लगाओगे नौकरी, आपने हटाया था। आप मुझसे बात करिए, आप अपनी बात नौकरी करिए। आपको देनी होगी। आप अपनी बात करिए, मैं रोक रहा हूँ। प्लीज कंक्लूड करिए हाँ जल्दी। अध्यक्ष जी, इसके लिए विथ क्लीन हैंड मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि पिछले 1-1.5 महीने से जो करवाहट अखबार में छपती थी ना, वो बंद हो गई। कम से कम विथ क्लीन हैंड साफ दिल से अप्रोच करें और नौकरी दें। देखिए हुआ हमारे साथ, हाँ बिल्कुल नहीं। भाई अभय जी, आप उधर ध्यान मत सर, दीजिए, आप अपनी बात सर, रखिए। हुआ क्या, हमारे मंत्री जी, एक नौटंकी टोली नहीं होती है, आके विजेंद्र जी के पैर पे गिर गए, फोटो खिंचवा लिए, अगले दिन अखबार में छपवा दिए। ऐसे नौकरी नहीं मिलेगा। आपकी ये हालत हो गई, आप मंत्री होते हुए पैर पे गिर रहे हो, तो किस बात के लिए सत्ता में बैठे हो? रिजाइन करना चाहिए ना। आज रिजाइन करना चाहिए कि हम नौकरी नहीं दे पा रहे बस मार्शल्स को, इसलिए हम रिजाइन दे रहे हैं। बस दोषारोपण, विपक्ष लगाएगा नौकरी, एलजी देगा नौकरी। भाई साहब माफ करो, ये बस मार्शलों को मत गुमराह करो। ये बस मार्शल को गुमराह करके आप बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हो। इसकी सजा ये देंगे। सत्ता में आप बैठे हो, आप ये नहीं कह सकते कि हम नहीं दे पा रहे हैं। या तो आप स्वीकार करो कि हम नहीं दे सकते, लेकिन आप वो गरीब जिसकी रोजी रोटी इनके 10-15 हजार के तनख्वाह से चलती थी, एक तो आपने उनकी नौकरी छीनी और पूरी राजनीति कर रहे हो आप इस विषय पे। बार बार विपक्ष को घेरते हो। शर्म आनी चाहिए सरकार को, विपक्ष को नहीं घेरना चाहिए। अपनी गलती स्वीकारिए या आप नौकरी दीजिए। हम भी इनके साथ खड़े हैं, अगर ये नौकरी देंगे तो हमारा पूरा समर्थन है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रीति जी, भाई कुलदीप जी ये ठीक नहीं। अब हंसने दो, क्या दिक्कत है आपको? वो देख रहे हैं सब। कुलदीप जी ये ठीक नहीं है, आपको क्या दिक्कत है? चलिए बहन प्रीति जी। धन्यवाद। प्रीति तोमर जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी, जो आपने इतने गंभीर मुद्दे पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष जी, जब 2015 में हमारी अरविंद केजरीवाल जी के कुशल नेतृत्व में हमारी सरकार बनी, तब केजरीवाल जी के सामने दिल्ली के कुछ अहम मुद्दों में से एक मुद्दा महिलाओं की सेफ्टी को लेकर था, बच्चों और बुजुर्गों की सेफ्टी को लेकर था, क्योंकि दिल्ली धीरे धीरे क्राइम कैपिटल बनती जा रही थी।
क्योंकि केजरीवाल जी राजनीति करने नहीं, राजनीति बदलने के लिए आए थे। उन्होंने और उनकी सरकार ने बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा के साथ साथ विमेन सेफ्टी को विशेष तरजीह दी। उन्होंने जनता से जो वायदे किए वो सब पूरे किए और इतिहास में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। जैसा कि उस समय डीटीसी बसों में महिलाओं के साथ जिस तरह की अभद्रता और बदतमीजी की जाती रही, उससे आप लोग अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। उसके अलावा बुजुर्गों व बच्चों को भी हेल्प की ज़रूरत होती है। इसके मद्देनज़र दिल्ली गवर्नमेंट ने एक स्कीम शुरू की, जिसके तहत दिल्ली की बसेस में बस मार्शल तैनात किए गए, जो 2 से 3 शिफ्ट में काम करते थे। नतीजा, हमारे शहर की महिलाएं निडर और बखूफ होकर सब बसेस में पैनिक बटन भी लगाए हुए थे। ये बस मार्शल बुजुर्गों और बच्चों की पूरी सुरक्षा करते थे। तो इस तरह अध्यक्ष जी एक पन दो काज वाली बात हो गई। इस तरह से उन्हें रोजगार और महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेफ्टी भी हो गई। लेकिन अध्यक्ष जी शायद कहीं ना कहीं अंदेशा भी था केंद्र सरकार की हरकतों को देखते हुए, और वो हो भी गया। 2023 के अप्रैल में एक साजिश के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑफिसर्स को माध्यम बनाकर पहले इन्हें हटाने की साजिश रची, फिर इनकी सैलरी रोक दी गई, और इस बीच में बहुत सारी बातें हुई जिनका जिक्र मेरे साथी विधायकों ने अभी किया है। अरविंद केजरीवाल जी बार बार लिखित में शिकायत करते कि बस मार्शल को तनख्वाह मिलनी चाहिए, उन्हें बसेस में लगा रहना चाहिए। लेकिन केंद्र सरकार ने अक्टूबर 2023 में 10,000 बस मार्शल्स और सिविल डिफेंस वॉरियर्स को ड्यूटी से हटा दिया। इनके घरों में चूल्हा नहीं जला, कई लोगों ने सुसाइड तक कर लिया। ये बस मार्शल्स जो है महिलाओं की सेफ्टी के लिए लगाए गए थे, और कई घटनाएं किडनैप की हुई जिसमें इन्होंने बहुत हेल्प करी। पिछले 1 साल से बस मार्शल सड़कों पर संघर्ष कर रहे थे। इनका साथ हमारे एक्स सीएम अरविंद केजरीवाल जी ने, हमारे हर मंत्री ने, हर विधायक ने दिया, चाहे वो सड़क पर संघर्ष करना हो या पुलिस के द्वारा डिटेन करना हो या लाठियां खाना हो। हमारी सरकार के मंत्री, विधायक इनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर रहे। आखिरकार बस मार्शल्स का संघर्ष रंग लाया। सेंट्रल गवर्नमेंट को इनके संघर्ष के सामने झुकना पड़ा। दिल्ली गवर्नमेंट का ये प्रस्ताव कि बस मार्शल्स को वापस नौकरी पर रखा जाए, उनको मानना पड़ा। 10,000 बस मार्शल्स और सिविल डिफेंस वॉरियर्स को प्रदूषण के खिलाफ युद्ध, एंटी पॉल्यूशन ड्राइव में लगाया गया है, या कहें कि उनको नौकरी मिल गई है। इसको भी कैटेगराइज किया गया है। एक तरफ हमारी केजरीवाल सरकार है जो लगातार दिल्ली के युवाओं को रोजगार दे रही है, दूसरी तरफ केंद्र सरकार है जो दूसरे स्टेट्स को पराली जलाने के लिए, गंदा पानी भेजने के लिए उकसा रही है। उन्हें ना महिला सुरक्षा की चिंता है और न ही युवाओं की बेरोजगारी से कोई मतलब है। किसी भी तरह से दिल्ली सरकार के काम में बाधा डालना है। अध्यक्ष जी, अब हमारे ये वॉलंटियर्स पहले दिल्ली की बहनों को सुरक्षा दे रहे थे और अब ये दिल्ली के लोगों की सांसों की रक्षा कर रहे हैं एंटी पॉल्यूशन ड्राइव के तहत। लेकिन अध्यक्ष जी, सबसे बड़ा मुद्दा दिल्ली वालों के सामने ये है कि बसेस में बस मार्शल ना होने से महिलाओं के साथ फिर से अभद्र व्यवहार शुरू हो गया है, बदतमीजी शुरू हो गई है। बुजुर्गों और बच्चे भी सेफ फील नहीं कर रहे हैं। इसके लिए हमारी माननीय चीफ मिनिस्टर आतिशी जी ने एलजी के साथ को प्रस्ताव भेजा है और कहा है कि या तो इन्हें कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर रखा जाए या इनको परमानेंट किया जाए, क्योंकि ये चुनी हुई सरकार के अंडर नहीं आता है, ये एलजी साहब के डोमेन में आता है। और क्योंकि ये महिला सुरक्षा का मुद्दा है, इसलिए बस मार्शल को परमानेंट तौर पर दिल्ली की हर बस में रखा जाए ताकि दिल्ली की महिलाएं असुरक्षित महसूस ना करें। क्योंकि अध्यक्ष जी, पॉलिसी बनाने में एलजी साहब को टाइम लग सकता है, 2 महीने, 3 महीने या 6 महीने, क्योंकि ऐसा होता रहा है। और इतने लंबे वक्त तक हम महिलाओं की सुरक्षा के साथ
खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। तो दिल्ली गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया है कि तुरंत प्रभाव से 10,000 बस मार्शल्स को जो 31 अक्टूबर 2023 को लगे हुए थे उनको परमानेंट किया जाए, तब तक की कोई नई पॉलिसी नहीं आ जाती। अध्यक्ष जी, हम एलजी साहब से उम्मीद करते हैं और साथ ही साथ अपने विपक्ष के भाइयों से भी मैं उम्मीद करती हूं कि इस प्रस्ताव को जल्दी से जल्दी पास किया जाए, ताकि महिलाओं को, बुजुर्गों को और बच्चों को सुरक्षा मिल सके, एक इंसानियत के तौर पर ही, क्योंकि सबके परिवार हैं और जनता जनार्दन है। और मैं सोचती हूँ कि ऐसा करने से, इस नेक काम को करने से आप सभी को उनकी दुआएं मिलेंगी। अध्यक्ष जी, आपने बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। श्री सोमनाथ भारती जी। अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतने गंभीर विषय पे मेरा विचार रखने का मौका दिया। अध्यक्ष महोदय, ये मुद्दा बहुत गंभीर है, दो लिहाज। एक तो 10,000, एक नहीं 10,000 नौजवानों की लिवलीहुड का मसला है, और जो दूसरा सबसे बड़ा इससे मुद्दा अटैच्ड है, वुमेन सिक्योरिटी का। अध्यक्ष महोदय, पूरा दिल्ली ही नहीं पूरा देश ने देखा था किस प्रकार से निर्भया के साथ जो विभत्स घटना घटी थी, उसका कारण क्या रहा। पूरा देश सकते में था। ऐसी विभत्स घटना देश ने पहले कभी नहीं देखी थी। दिल्ली में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। अगर उस वक्त केजरीवाल सरकार दिल्ली में होती तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस प्रकार की घटना दिल्ली में नहीं होती। अध्यक्ष महोदय, बसों के अंदर मार्शल, देखिए, चूंकि कुछ सब्जेक्ट्स मैटर्स जो हैं वो दिल्ली गवर्नमेंट के अंतर्गत नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनली, कुछ भाजपा के लोगों ने अनकॉन्स्टिट्यूशनली छीन लिया। लॉ एंड ऑर्डर हमारे पास नहीं है, पुलिस हमारे पास नहीं है, ठीक है, लेकिन हमने गिव अप नहीं किया, हमने छोड़ नहीं दिया। अपने दिल्ली की माताओं, बहनों, बेटियों को छोड़ नहीं दिया। ड्यूटी श्योरली सेंट्रल गवर्नमेंट की थी, मोदी सरकार की थी कि वो सिक्योर करें, लेकिन हमने अपने दायित्व को और तरीके से निभाने का प्रयत्न किया। बसों के अंदर पहली बार पूरे देश में सीसीटीवी कैमराज लगाया गया। बसों के अंदर पहली बार पूरे देश में पैनिक बटन्स लगाया गया, और बसों के अंदर पहली बार बस मार्शल के जरिए लेडी सिक्योरिटी का, महिला सुरक्षा का प्रबंध किया गया। अब ये कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हमने तो आज तक नहीं देखा कुछ इन्होंने बेटी बचाने को प्रबंध किया हो। अध्यक्ष महोदय, 2015 में जब ये फैसला सरकार ने लिया था कि हमें बसों के अंदर महिला सुरक्षा के लिए बस मार्शल को डिप्लॉय करना है, तो ये संख्या करीब 10,000 की थी, और 10,000 से ज्यादा परिवारों को इस प्रकार से रोजी रोटी और महिलाओं की सुरक्षा का प्रबंध किया गया। हम सबको मालूम के अंदर घटनाएं उस वक्त होती थी, बस मार्शल आने के पहले हुआ करता था। और सबसे बड़ा मुद्दा जो हिंदुस्तान के अंदर है, खास करके वुमेन क्राइम्स के ऊपर, चूंकि वुमेन को कॉन्फिडेंस नहीं है कि मुझे इसमें न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसलिए वो रिपोर्ट ही नहीं करते थे। कहीं बस में छेड़खानी हुई, कहीं कोई घटना घटी, उसकी रिपोर्टिंग ही नहीं होती थी। तो पहली बार दिल्ली की महिलाओं को, दिल्ली की बेटियों को केजरीवाल जी के कारण एक कॉन्फिडेंस मिला कि हम रिपोर्ट कर सकते हैं। तो जो बस मार्शल सामने खड़ा हुआ है, उसके खड़ा होने मात्र से ही बस के अंदर एक सुरक्षा का माहौल हुआ करता था, लेकिन भाजपा को वो पसंद नहीं था। तो मैं ये
दावे के साथ कहता हूं कि जिस प्रकार से महिलाओं की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया गया, बेटियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया गया, ये साफ साफ ये दर्शाता है कि भाजपा का ये नारा कि बेटी बचाओ खोखला है। इन्होंने कोई प्रयत्न नहीं किया, इन्होंने कहीं बात नहीं की। ये अक्सर हमारे खिलाफ मुद्दा उठाते रहते हैं, लेकिन जब बस मार्शल के ना होने से जो इनसिक्योरिटी पैदा हुआ बस के अंदर, जो महिलाओं का सुरक्षा का मामला पैदा हुआ, उसके खिलाफ उन्होंने कहीं चूं तक नहीं किया। अध्यक्ष महोदय, ये बार बार मुझे याद है, एक बार खड़े हो गए थे विजेंद्र गुप्ता जी टेबल पे ऊपर, अरविंद जी ने कहा था बड़े हमारे पास एक ही एलओपी है, मत जब्त कर जाओ। तब ये सोच रहे थे कि अरविंद केजरीवाल जी कुछ नहीं करेंगे, तो अरविंद जी ने कहा था उस दिन कि आप लीड करो, हम सब चलते हैं। अध्यक्ष महोदय, ये चूंकि जिस प्रकार से सौरभ जी ने भी एक्सपोज किया, इनको हो क्या रहा है, इनको लगता है कि हम लोग उस प्रकार से इनको एक्सपोज नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब से इन्होंने सर्विसेज मैटर छीना है, इनका एक ही तरीका रहा है। सर्विसेज मैटर छीनने के बाद पूरे दिल्ली में एक माहौल पैदा करने का प्रयत्न किया कि देखो जी इनसे काम नहीं हो रहा, देखो जी बस मार्शल से नियुक्त नहीं हो रहे, देखो जी जलवोट के अंदर काम नहीं हो रहा। लेकिन पूरी दिल्ली जान गई है कि दिल्ली में एकमात्र काम जो दिल्ली वासियों ने बीजेपी को सौंपा था वो था लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस। लेकिन आज पूरा देश बदनाम हो चुका है कि दिल्ली जो देश की राजधानी है वो गैंगस्टर का एक अड्डा बन गया है। दिन दहाड़े गोलियां चल रही हैं, दिन दहाड़े छुरेबाजी हो रही है। सोमनाथ जी, चर्चा मार्शल और मैं ये प्लीज। उसी पे आ रहा हूं, क्योंकि हमारे पास पुलिस डायरेक्टली नहीं है और इसी कारण से हमने कई सारे ऐसे तरकीब अपनाए जिससे हमारी बेटियों की सुरक्षा हो सके। अध्यक्ष महोदय, पैनिक बटन, सीसीटीवी कैमराज, बस मार्शल्स इसीलिए बसेज में थे कि हमारी बेटियां सुरक्षित रहें, लेकिन उन्होंने उसको असुरक्षित कर दिया। और ये दुनिया को बताते रहे कि जी नहीं, देखो अरविंद जी नहीं कर रहे हैं, अरविंद जी नहीं कर रहे हैं, अरविंद जी नहीं कर रहे हैं। तो शुक्र करो कि हमारे मंत्रीगण सारे पढ़े लिखे हैं, हमारे मुख्यमंत्री पढ़े लिखे हैं, पिछले वाले भी और अभी वाले भी। तो इन्होंने एक्सपोज कर दिया कि सर्विसेज मैटर छीनने के बाद बस मार्शल की नियुक्ति का ताकत सिर्फ और सिर्फ एलजी साहब के हाथ में था। इन्होंने क्या किया, अक्टूबर 2023 में फॉर्मली 10,000 बस मार्शल्स को बर्खास्त कर दिया। अब ये जब मुद्दा बना, जब इनको लगा कि भाई आम आदमी पार्टी को बदनाम करने का इनको एक टूल मिल गया है, यंत्र मिल गया है, तो हमारे मंत्री साहिबान ने भी, सौरभ जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने पूरे दिल्ली के सामने बीजेपी को एक्सपोज किया। और जिस हद तक वो गए, इतिहास है, मुझे लगता है पूरे देश में किसी मंत्री ने यह कदम नहीं उठाया होगा आज तक कि एलओपी का पैर पकड़ ले। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली वासियों को दिखा कि आम आदमी पार्टी के सरकार का मंत्री किस हद तक हमारे लिए जा सकता है। अध्यक्ष महोदय, अब यह मुद्दा जब तुल पकड़ गया और जब पूरी दिल्ली को लग गया कि सिर्फ और सिर्फ इस मसले पे एलजी साहब और एलजी साहब के जरिए बीजेपी का हस्तक्षेप था उनकी नौकरियां लेने का, तो उनको लगा कि भाई अब तो करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी जब तक मौजूदा मुख्यमंत्री ने नोटिंग बना करके रिकमेंडेशन नहीं किया, तब तक ये नहीं माने। और फिर जब ये किया तो कुछ समय के लिए किया। मैं तो ये कहना चाहता हूं, ये जो 10,000 बस मार्शल्स हैं, इनको तुरंत परमानेंट इनको नियुक्ति देनी चाहिए और चाहिए कि कभी भी कोई भी सरकार इस प्रकार से वुमेन सिक्योरिटी के साथ खिलवाड़ ना कर सके। अध्यक्ष महोदय, मुझे याद है कि भाजपा सरकार ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में कहा था भाई 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे। अब नौकरी देना तो दूर है, ये नौकरियां खा रहे हैं नौजवान। अध्यक्ष महोदय, नौकरियों के अभाव में गेनफुली एम्प्लॉयड ना हो
तो किस प्रकार से क्राइम की ओर बढ़ता है हम सब ने देखा है। क्राइम और पॉवर्टी का, क्राइम और अनएम्प्लॉयमेंट का एक रिश्ता है। इसलिए हमें तुरंत चाहिए कि एक तो मैं धन्यवाद करता हूं हमारे मुख्यमंत्री का, माननीय केजरीवाल साहब का, हमारे मंत्रीगण का, कि जिस प्रकार से उन्होंने हस्तक्षेप किया, जिस प्रकार से इंटरवेंशन किया और हर प्रकार की वो स्टेप्स लिए जिससे ये बात दूध का दूध पानी का पानी हो जाए कि अगर बस मार्शल्स निकाले गए, किस कारण निकाले गए, अगर उनको परमानेंट नहीं कर रहे हैं तो कौन रिस्पॉन्सिबल है। मुझे तो इस सदन में याद है, एम्प्लॉयमेंट का छोड़िए, हमने तो ये तो पूछा था अध्यक्ष महोदय कि फलाने विभाग में क्या वैकेंसी है, तो मुझे बताया गया था, लिखित में उत्तर आया था एलजी साहब की तरफ से कि सोमनाथ जी नहीं बताएंगे क्योंकि सर्विसेज डिपार्टमेंट आपके पास नहीं है। अब जहां ये इंफॉर्मेशन देने को राजी ना हो वैकेंसीज का, वहां अनएम्प्लॉयमेंट के लिए और निष्कासन के लिए हमें उत्तरदायी ठहराएं, ये तो हास्यास्पद है। तो सबको आज जग जाहिर हो गया है कि भाजपा ने वुमेन सिक्योरिटी से खिलवाड़ किया दिल्ली में, भाजपा ने 10,000 मार्शल्स को नौकरी से निकाल करके उनके परिवारों के जीवन यापन के साथ खिलवाड़ किया। भाजपा सिर्फ कहती है कि हम नौकरियां देंगे, पूरे हिंदुस्तान के अंतर्गत इन्होंने सिर्फ नौकरियां खाने का कार्यक्रम किया। अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को भी ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूं, जिस देश में मां लक्ष्मी की पूजा हो, मां सरस्वती की पूजा हो, मां दुर्गा की पूजा हो, उस देश में सिर्फ एक ही व्यक्ति है जिसने की वुमेन सिक्योरिटी के लिए हर प्रकार से जो उनके स्कोप में नहीं भी आता था उसके बियॉन्ड जाकर उन्होंने काम किया। उनका नाम है अरविंद केजरीवाल। अध्यक्ष महोदय, मैं ऑन रिकॉर्ड अपनी सरकार का, अपने मंत्रीगण का, अपने मुख्यमंत्री का अप्रिशिएशन लाना चाहता हूं और आपके जरिए उनको बधाई देना चाहता हूं कि इस प्रकार के उन्होंने स्टेप्स लिए हैं जो कि सिर्फ 10,000 हमारे जो बस मार्शल्स हैं उनको नौकरी देना है, बल्कि पूरे दिल्ली के अंदर वुमेन सिक्योरिटी को सुनिश्चित करना है। धन्यवाद। धन्यवाद सोमनाथ जी। राखी बिरला जी। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आज बस मार्शल्स का जो ये मुद्दा है, मुझे लग रहा है कम से कम छठी या सातवीं बार इस सदन के अंदर इस विषय पर गंभीर चर्चा हो रही है और एक एक सदस्य हर बार जब जब इस चर्चा का हिस्सा बनता है तो बिल्कुल सत्य पे आधारित तथ्यों को सदन पटल पे रखने का काम करता है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ऐसी है कि जिनके हाथों में या जिनका दायित्व इन बस मार्शल्स को पुनः उनकी नौकरी देने का है या उनको उनकी रोजी रोटी लौटाने का है, उनके कान पर जूं तक नहीं रेंगती। बहुत दुखद है और बहुत सोच का भी विषय है कि चाहे संवैधानिक पद हो, चाहे राजनीतिक पद हो, वहां पर ऐसे लोग भी कभी बैठ सकते हैं जिनके अंदर संवेदनाएं नहीं है, जिनके अंदर किसी का दुख महसूस करने का फीलिंग्स नहीं है। ऐसे लोग जो किसी की रोटी रोजी के ऊपर राजनीति करते हुए दिखाई देते हैं, ऐसे लोगों को ना सिर्फ अपने पदों से इस्तीफा देना चाहिए बल्कि इनको डूब के मर जाना चाहिए, क्योंकि इंसानियत इनके अंदर रत्ती भर बची नहीं है। जब ये राजनीतिक पदों पर आसीन होते हैं तभी कहते हैं हम सेवा के भाव से आए हैं, हमें सेवा करनी है। लेकिन राजनीति के अंदर अपने सामने वाले मजबूत प्रतिद्वंदी को हराने के लिए, अपनी दुश्मनाई उनके साथ साधने के लिए एक नहीं, दो नहीं, दर्जन नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों हजार बस मार्शलों की नौकरी की
बलि दे दी जाती है। अध्यक्ष जी, 2 महीने बाद दिल्ली में चुनाव है। तमाम राजनीतिक पार्टियों के अंदर टिकटों की दावेदारी, टिकट आर्थियों की लंबी लंबी लाइन लगी हुई है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी में भी लगी है। मैं यहां बैठे हुए और मुझे बाहर सुनने वाले भी भारतीय जनता पार्टी के इन विधायक साथियों से पूछना चाहती हूं, आज आपको भी रात को नींद नहीं आ रही? क्योंकि विजेंद्र गुप्ता जी हों या गांधीनगर के हमारे विधायक साथी हों या हमारे करावल नगर के विधायक साथी हों, आपकी सीटों पर भी दर्जन दर्जन भर लोग दावेदारी ठोक रहे हैं। आपको रात भर नींद नहीं आती, कहीं मुझे टिकट तो नहीं मिलेगी, मेरी नौकरी तो नहीं चली जाएगी। सोचिए, वो बस मार्शल जिनका आपने 1.5 साल से ज्यादा का रोजगार छीनकर अपनी सत्ता को चमकाने के लिए और सत्ता में बैठी हुई कर्मठ और सफलतापूर्वक योजनाओं को लागू करने वाली सरकार को बदनाम करने का जो षड्यंत्र आपने रचा है, वो उसके जो है गांठें खुलती हुई सबको साफ दिखाई दे रही है। अध्यक्ष जी, उस मीटिंग हॉल में उस दिन मैं भी थी जब लगातार कई घंटों तक इस बात पर चर्चा चलती रही कि तुम करोगे कि हम करेंगे, कि ऐसे करेंगे कि वैसे करेंगे। जो बात, जो विषय, जो मांग विपक्ष के डेलीगेशन ने दिल्ली सरकार की कैबिनेट के समक्ष रखा, कैबिनेट के मंत्रियों ने, मुख्यमंत्री जी ने एक क्षण गवाए बिना उस एक मांग के ऊपर कार्य करना शुरू करा। इनको लगा कि हमारा तो ड्रामा खराब हो गया, अब हमारे को कैसे और चर्चा में बने रहना है। इन्होंने हमारी कैबिनेट को नौटंकी करार दे दिया। ये कहते हैं ना कि जो जैसा होता है उसे सामने वाला वैसे ही लगता है। ये स्वयं आए थे नौटंकी करने के लिए, ड्रामा करने के लिए, ज्ञापन भर मात्र सौंप कर बाहर निकल कर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे और 4 खबरें छपवा कर आम आदमी पार्टी की सरकार को बदनाम कर देंगे। इनका ये षड्यंत्र ताश के पत्तों की तरह बिखर गया जब इन्होंने देखा कि सामने सारी की सारी कैबिनेट बैठी है, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सारे के सारे विधायक और अधिकारी वहां पर उपस्थित हैं और जो ये मांग कर रहे हैं, जैसे लागू करने की मांग कर रहे हैं, उस मांग को एक मिनट के लिए वहां पर तुरंत कागजों पर लिखा जा रहा है और उसे लागू करने की मांग की जा रही है। हद तो उस वक्त हो गई अध्यक्ष जी जब ये बस मार्शल्स के साथ आई हुई महिला मार्शल्स के साथ बदतमीजी करने लग गए, उनको डराने लगे, धमकाने लगे। और जब स्वयं मैंने इस चीज का विरोध किया तो विजेंद्र गुप्ता जी ने मुझे एंटी सोशल एलिमेंट कहकर संबोधित किया, जो कि मेरा अपमान नहीं था, पूरे एक महिलाओं का और दलित समाज की बेटी का अपमान था कि हमारी और उंगली उठाकर हमें एंटी सोशल एनिमल कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम लोग उन लोगों की आवाज उठा रहे हैं। हम उस गरीब तबके का जिनका चूल्हा चौका बंद हो गया है, बच्चों की शिक्षा परवरिश में उन्हें दिक्कत आ रही है, उनकी नौकरी को बहाल करवाने के लिए इनसे वहां पर लगातार समर्थन मांग रहे हैं। और जब इनकी बात नहीं मानी जा रही और इन्होंने देखा मुख्यमंत्री जी के माध्यम से, मंत्रियों के माध्यम से, विधायकों के माध्यम से चौतरफा दबाव बन रहा है, तो इन्होंने आओ देखा ना ताओ देखा, सीधा दिल्ली पुलिस को फोन घुमा दिया। वो दिल्ली पुलिस जो जरूरत पड़ने पर किसी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति के दरवाजे पर नहीं पहुंचती, क्राइम को रोकने में सफलता हासिल नहीं करती, लगाम नहीं लगा रही है अवैध नशे के ऊपर, वो पुलिस हाई सिक्योरिटी जोन दिल्ली सचिवालय के अंदर मुख्यमंत्री की उपस्थिति में हो रही मीटिंग में ना सिर्फ बिना परमिशन के दाखिल होते हैं, बल्कि वहां बैठे हुए एक और दलित विधायक को, जो कि हमारे अंबेडकर नगर के विधायक हैं,
अजय दत्त को डराते हैं, धमकाते हैं और आंखें दिखाते हैं, और ये सारी चुटकियां, सारा आनंद लेते हुए दिखाई देते हैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के हमारे ये विधायक साथी। अध्यक्ष जी, ये 10,000 मार्शल्स कौन है? निश्चित तौर पर इनके परिवार के लोग नहीं होंगे, इनके कार्यकर्ता नहीं होंगे, इनके सगे संबंधी नहीं होंगे, लेकिन अध्यक्ष जी, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहती हूं, ये 10,000 लोग आम आदमी हैं, और ये आम आदमी हर दलित परिवार से आता है, हर पूर्वांचली परिवार से आता है, हर प्रवासी परिवार से आता है, और इनको नफरत है दलित विधायकों से भी और दलित प्रवासी और जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर के जो कर्मचारी हैं इनसे भी। अध्यक्ष जी, ना सिर्फ उस दिन इन्होंने वहां पुलिस बुलाकर संविधान का अपमान किया, मुख्यमंत्री की उपस्थिति में हो रही मीटिंग का अपमान किया, बल्कि इन्होंने उस बार फिर इस बात को साबित किया कि ये अपनी तानाशाही के आगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को ना कुछ मानते हैं, ना कुछ ये समझते हैं। अध्यक्ष जी, जैसे तैसे कर कर हम लोगों ने 4 घंटे में इन लोगों को मनाया और इस बात के लिए राजी किया कि आप चलिए हमारे साथ, आज ही चलते हैं एलजी हाउस में और इन बस मार्शल्स को बहाल कराने का काम करते हैं। बाहर निकलकर ये फिर भागने की फिराक में थे। हमारे कैबिनेट के मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज जी ने पद की गरिमा को नहीं देखा, किसी चीज को नहीं देखा, उन्होंने देखी लाचारी, बेबसी, जरूरत 10,000 बस मार्शल्स की और सीधा पैरों में लेट गए हमारे विजेंद्र गुप्ता जी के, नेता विपक्ष के। इनका मन वहां भी नहीं पिघला अध्यक्ष जी। ये बोले कि तुम ड्रामा कर रहे हो, हमें नहीं लगता तुम एलजी हाउस जा पाओगे। तो हमने सबने मिलकर इनको फिर ये विश्वास दिलाया कि हम राजनीति और पद से ऊपर उठकर अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में इंसानियत पर विश्वास करते हैं, और वो इंसानियत का हमने प्रमाण दिया कि इतिहास में पहली बार दिल्ली देश की राष्ट्रीय राजधानी में कोई चुना हुआ मुख्यमंत्री नेता विपक्ष की गाड़ी में बैठकर 10,000 गरीब परिवारों की नौकरी के लिए एलजी हाउस जाने का काम करता है। लेकिन इनका मन वहां पर भी नहीं पसीजा, कभी गाड़ी को दाएं रोकते, कभी गाड़ी को बाएं रोकते, और बार बार ये साबित कर रहे थे कि वो 10,000 लोगों का जो रोजगार है इनके लिए सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक हथियार है, किसी पार्टी को, किसी सरकार को बदनाम करने का यंत्र मात्र है। तो मैं इनको ये बताना चाहती हूं कि दिल्ली और देश आपको देख रहा है, और आपको सारी दुनिया देखे या ना देखे, वो परमात्मा और वो 10,000 परिवारों का भूखा पेट हर वक्त आपको बद्दुआ दे रहा है कि इस बार आप 8 पर आए थे, आने वाले 2025 में इन्हीं बस मार्शल्स की बद्दुआ आपको लगेगी और आप लोग 0 पर सिमटोगे, 0 पर। आपको पता नहीं है अध्यक्ष जी, इतनी महंगाई है, इतनी महंगाई में जब किसी का रोजगार जाता है और वो जब धरने प्रदर्शन पर उधार किराया ले लेकर आते हैं अध्यक्ष जी, इनका मन तब भी नहीं पसीजता और ये गुटबाजी करते हैं, अलग अलग गुटों के अंदर उनको भड़काते हैं, बहलाते हैं, फुसलाते हैं। मैं फिर आज ये कहना चाहती हूं, जैसे हमारे मंत्री जी ने उस दिन कहा था कि आपके नेतृत्व में हम एलजी के पास चलने को तैयार हैं, सारा का सारा क्रेडिट आपको देने के लिए तैयार हैं। आप उठिए और उन बेबस, लाचार, बेरोजगार 10,000 बस मार्शल्स के लिए आवाज बुलंद करिए और उनको नौकरी देने का काम करिए। ये कहते हैं कि बस मार्शल्स की क्यों आवश्यकता है? सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, सीसीटीवी कैमरा बसों की सुरक्षा कर लेगा। अध्यक्ष जी, घटना घटने के बाद पुलिस को सीसीटीवी फुटेज की जरूरत पड़ती है, लेकिन घटना घटते वक्त उसको रोकने के लिए बस मार्शल्स की जरूरत पड़ती है। और अपनी दिल्ली की बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है अरविंद केजरीवाल जी और उनकी सरकार। इसलिए उन्होंने
10,000 बस मार्शल्स की एक फहरिस्त में जो है भर्ती की थी, ताकि किसी भी दिल्ली की बहन बेटी को बसों में यात्रा करते वक्त असहज महसूस ना हो, असामाजिक तत्वों का जो है सामना ना करना पड़े। लेकिन अरविंद केजरीवाल करे तो क्या करे, जब केंद्र के अंदर ही बैठे हैं असामाजिक तत्व। अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार करे तो क्या करे, जब केंद्र के माध्यम से दिल्ली के एलजी के रूप में ही बैठे हैं महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाने वाले व्यक्ति। तो मैं आज आपके माध्यम से अध्यक्ष जी ये संदेशा केंद्र की गूंगी बहरी सरकार को और हमारे विपक्ष के साथियों को कहना चाहती हूं कि भले ही सरकारी बसों में यात्रा करने वाली बहन बेटियां कमजोर हैं, गरीब तबके से आती हैं, गरीब परिवारों से आती हैं, लेकिन उनकी बद्दुआ आपको नेस्तो नाबूद कर देगी, खत्म कर देगी। आपका दिल्ली से सुपड़ा साफ बार बार किया है और इस बार भी आपको जीरो पर लाकर खड़ा कर देगी। इस महत्वपूर्ण विषय पर अध्यक्ष जी आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत। श्रीमान विजेंद्र गुप्ता जी। आदरणीय अध्यक्ष जी, आज सदन में काफ़ी समय से इस मुद्दे पर चर्चा चल रही है। मैं सिलसिलेवार, मार्शल भाई भी इसको सुन रहे हैं, ये मैसेज मुझे आ रहे हैं और टीवी पर वो देख रहे हैं सारी चर्चा को। सत्तारूढ़ दल किस तरह से गैर जिम्मेदार व्यवहार कर रहा है, ये भी उन्होंने लिख के मुझे भेजा है, मैं अभी पढ़ के भी बताऊंगा। पूरे मसले की शुरुआत मैं चाहूँगा कि मुख्यमंत्री जी इस पर ज़रूर अपना जवाब दें मेरे इस सवाल का। मैं पहले भी इनसे कई बार कर चुका हूँ। ये केजरीवाल जी का पत्र है जिसके आधार पर 10,792 मार्शल्स को हटाया गया था। Till it is decided, services of all civil defense volunteers may be terminated at the end of October. ये 11 अक्टूबर 2023 को लिखा था और 31 अक्टूबर 2023 को सबको हटा दिया गया। वो जरूर बताएं कि इनको हटाया क्यों था, और लगाया भी आपने ही था, उसका क्रेडिट हम नहीं ले रहे। लगाया आपने था और हटाया भी आपने था। तो ये एक बात मैं स्पष्ट कर दूं सभी मार्शल्स को कि इन्होंने ही हटाया था, ये स्पष्ट है। और इसका ये जवाब दें, आप सुन रहे हैं सब, ये इसका जवाब दें इन्होंने क्यों हटाया था। दूसरा, 26 सितंबर 2024, अब ये देखिए मार्शल्स को मैं कहना चाहता हूं, ये बोलने नहीं देंगे मुझे, क्योंकि इनको मालूम है कि अब सच खुलेगा, मंत्री जी उत्तर देंगे, पर्दाफाश होगा और सच यहां सामने आएगा, इसलिए ये बोलने नहीं देंगे। 26 सितंबर 2024 को दिल्ली की विधानसभा में कुलदीप जी के प्रस्ताव पर यहां शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन हुआ, जिसमें मैंने भी भाग लिया और एक प्रस्ताव भी पेश किया। और उस समय तक एक बार भी सत्तारूढ़ दल ने ये नहीं कहा था कि इनको रेगुलराइज करना है। भाजपा की तरफ से ये प्रस्ताव आया, हमारी तरफ से ये प्रस्ताव आया, मैंने स्वयं ये प्रस्ताव दिया कि इनकी बहाली की जाए और इनको पक्का किया जाए। और ये प्रस्ताव जब हमने पेश किया तो सत्तारूढ़ दल की मजबूरी हो गई कि वो जो एक घिनौना खेल इन मार्शल्स के साथ खेल रहे हैं, उनको राजनीति की अपनी एक गोटी बनाकर उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, ये तो हम एक्सपोज हो जाएंगे। और इन्होंने हमारे प्रस्ताव को, ये प्रस्ताव तो खुद भी ला सकते थे, ये क्यों नहीं लाए। हमारे प्रस्ताव को इन्होंने हड़बड़ाहट में स्वीकार कर दिया और पारित कर दिया, उसके लिए इनका धन्यवाद। उसके बाद 8-9 दिन बीत गए, जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो मार्शल्स को कहना चाहूंगा, 5 अक्टूबर को मैंने 4 अक्टूबर को मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखकर समय मांगा कि हमको आपसे मिलना है, भाजपा के विधायकों को, और इस बारे में चर्चा करनी है कि अब जो प्रस्ताव पारित हुआ है इस पर आगे कैसे बढ़ना है। हम एक मेमोरेंडम भी लेके गए,
हमने मुख्यमंत्री से समय लिया था। देश में कहीं नहीं ऐसा होता कि मुख्यमंत्री से समय लो और वहां पर तमाम लोग जो विधायक हैं नहीं है भीड़ इकट्ठी कर ली जाए, और वहां भीड़ इकट्ठी कर ली गई, हमारे ऊपर हमला किया गया, और ये देखिए बोलने नहीं देंगे अध्यक्ष जी। ये मार्शल को कभी चाहते ही नहीं है उनकी नौकरी लगे, इसलिए उनके साथ लगातार धोखा कर रहे हैं, धोखा करते रहेंगे। नहीं ऐसे नहीं, प्लीज बैठिए। तो ये इसलिए बैठिए प्लीज। सच जैसे ही सामने आएगा ये ऐसे ही नाचेंगे, ये ऐसे ही शोर मचाएंगे जैसे उस दिन मचाया था। क्योंकि ये जिस तरह से मैं पूरे मामले को खोलूंगा परत दर परत, इनको इनकी सच्चाई आपके सामने लाऊंगा। राखी जी बैठिए बैठिए। और ये एक और भाई मैं रोक रहा हूँ ना उनको। ये मैसेज आ गया, ये मार्शल के लीडर का मैसेज आया है। ठीक है, मैंने नोट कर लिया, प्लीज अध्यक्ष जी बैठिए, मैंने नोट कर लिया। ये बस मार्शलों के नेता का मैसेज आया है। विधानसभा में आम आदमी पार्टी के नेता गंदी राजनीति कर रहे हैं, सभी बस मार्शल टीवी पर देख रहे हैं। ये मैसेज आया मेरे पास। आप बोलिए ठीक। तो ये गंदी राजनीति वो लोग समझ रहे हैं वो तो कि उनके साथ कैसे गंदी राजनीति की जा रही है। 5 अक्टूबर को जब हम वहां गए तो हम हैरान रह गए। हमने एक मेमोरेंडम लाए थे, बात करना चाहते थे, उसका हल चाहते थे, लेकिन इन्होंने वहां पर दबके अराजकता की, नौटंकी की। और जैसा अभय जी ने बिल्कुल ठीक कहा, रूलिंग पार्टी है, सत्तारूढ़ दल है, सरकार है, और आप वहां पर विपक्ष से कह रहे हैं। बड़ी हैरानी की बात थी। उसके बाद मुख्यमंत्री जी यहां बैठी है, ये भी स्पष्ट करें जरूर। मैं इनके साथ, वैसे तो ये मेरी गाड़ी में बैठी थी, चलिए महिला है, मैं क्या कह सकता हूँ, उनको अपने डेकोरम का ध्यान रखना चाहिए था, प्रोटोकॉल का ध्यान रखना चाहिए। वो मुख्यमंत्री है, हम उनका पूरा सम्मान करते हैं, सम्मान करते रहेंगे जब तक वो मुख्यमंत्री हैं, उसके बाद भी उनका सम्मान करेंगे। वो सदस्य रहे ना रहे, मुख्यमंत्री रहे ना रहे, क्योंकि वो बहुत, मैं उनको मानता हूँ वो बहुत अच्छी महिला है, और इसलिए हम उनका सम्मान करते रहेंगे। अब वहाँ जब हम गए तो इनोसेंटली मुख्यमंत्री जी ने एक प्रस्ताव रखा बैठक में। उस बैठक में मैं मौजूद था, मुख्यमंत्री जी मौजूद थी, और उपराज्यपाल महोदय मौजूद थे, और उनके जो सेक्रेटरी हैं और उनका जो एडवाइजर हैं, जो भी लोग थे, अधिकारी भी वहाँ मौजूद थे। तो मुख्यमंत्री जी ने एक प्रस्ताव रखा कि मैं चाहती हूँ कि एक कमेटी बनाई जाए, और वो कमेटी रोड मैप बनाएगी, रूट तैयार करे कि इनको पक्का कैसे किया जा सकता है। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने तुरंत आपका समर्थन किया। फिर वहां ये भी बात आई कि कमेटी में कौन कौन होगा। तो ये तय हुआ कि 3 विभाग होंगे, क्योंकि टेक्निकल विषय है, आरआर बनेंगे, जॉब क्रिएट की जाएंगी, रिक्रूटमेंट रूल्स बनेंगे, रिजर्वेशन का ध्यान रखा जाएगा जो अभी नहीं है। ये भी बड़ी, मैं कहूँगा, ये दलित विरोधी सरकार जिसने एक भी मार्शल को, जबकि पूरे देश में रिजर्वेशन है, लेकिन यहाँ पर बिना उनको कोई रिजर्वेशन नहीं दी। 10,792 में से एक भी मार्शल को इसलिए भर्ती नहीं किया गया कि वो अनुसूचित जाति वर्ग से आता है, जो उनका हक था। फिर खैर जब ये सारी बात हो गई, अब उसके बाद वहां से बाहर आए, मैंने मीडिया को बताया भी कि बात हो गई है, मुख्यमंत्री जी ने जो प्रस्ताव रखा है उसको सबने मान लिया है। 24 अक्टूबर को जो बात उस दिन 5 अक्टूबर को हुई थी, जब कोई सरकार ने कार्रवाई नहीं की, तो 24 अक्टूबर को उपराज्यपाल महोदय ने एक पत्र जारी किया, एक आदेश निकाला, और उसमें कहा गया कि भाई ये सभी बस मार्शल्स को पक्का करने के लिए मैं तैयार हूं।
और जैसा विपक्ष के नेता भी आपके साथ थे, तो आप इसकी प्रक्रिया प्रारंभ कीजिए और इसके दस्तावेज तैयार कीजिए, और तब तक ये बेरोजगार ना रहें। दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है और इस पॉल्यूशन की स्थिति से निपटने के लिए हमें लगता है कि 10,792 मार्शल जो हैं, हमें इनको उपयोग करना चाहिए सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स के रूप में, क्योंकि इनकी भर्ती सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स के रूप में हुई थी। तो ये CDVs को जो है तब तक के लिए आप, इतने प्रक्रिया पूरी होगी, ये जॉब में परमानेंटली आएंगे, तब तक आप इनको 4 महीने के लिए 1 नवंबर से इनकी जॉब शुरू कर दीजिए। मुझे बड़ी खुशी हुई, मुख्यमंत्री जी को बड़ी खुशी हुई, इन्होंने तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्रेडिट खुद लिया। कोई बात नहीं, अपनी पीठ थपथपाई, हमने मार्शल से जो कहा हमने कर दिया। एक बार ये नहीं कहा कि विपक्ष के नेता ने भी हमारी मदद की, उपराज्यपाल महोदय ने हमें आदेश दे दिए हैं, कुछ नहीं, सिर्फ अपना क्रेडिट लेती रही। पूरा हमने ऐसे कर दिया, हमने ऐसे कर। फिर इन्होंने मार्शल्स को बुलाया और उनसे मिठाई भी खाई, उनको बधाई भी दी, उन्होंने इनका धन्यवाद भी करा। देखिए आप, इन्होंने पूरा, तो हमें लगा कि चलिए हमारे प्रयास से 10,792 मार्शल जो है उनको पक्का करने का प्रोसेस भी शुरू हो जाएगा और मीनवाइल उनको जॉब भी मिल जाएगी। फिर 1 नवंबर आ गया, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं आया, कोई किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं आई, उनकी भर्तियां शुरू नहीं की गई। 3 तारीख हो गई, 4 तारीख हो गई, फिर 3 तारीख को कहा कि अब हम इनको कर रहे हैं, हम जल्दी पूरा कर लेंगे प्रक्रिया। मैंने कहा भाई बात तो 24 तारीख से चल रही है, अभी तक इन्होंने शुरू ही नहीं किया, एडवर्टाइज तक नहीं कर रहे, बस बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और बार बार कह रहे हैं। करते करते 2 हफ्ते 3 हफ्ते निकल गए, फिर जाके एडवर्टाइजमेंट आया। उस आदेश के, उस पत्र में जो आदेश था LG का, पार्टली तो मान लिया, वो भी 1 महीना उनकी एक महीने की सैलरी मिल जाती उन्हें, पार्टली मान लिया, लेकिन जो असली मुद्दा था पक्का करने का, वो काम शुरू ही नहीं किया। और फिर उसके बाद अचानक मार्शल्स को फिर गुमराह करना शुरू कर दिया गया और मार्शल्स को एक भी स्टेप आज तक इन्होंने, मैं फिर मुख्यमंत्री जी से कहूंगा इसका भी जवाब जरूर दें कि जो प्रस्ताव आपने वहां रखा, जिसको उपराज्यपाल ने उसकी स्वीकृति दे दी, लिख करके आपको भेज दिया कि आप मेरे पास दस्तावेज भेजिए तैयारी करके, मैं, क्योंकि फाइल तो सरकारी बनाएगी ना, और जब उपराज्यपाल महोदय मुख्यमंत्री जी को कह रहे हैं और अधिकार दे रहे हैं कि जिस विभाग से भी संबंधित है आप करिए, और मैं इसको कह रहा हूं, मैं उन करता हूं, तो क्यों नहीं शुरू किया आपने प्रोसेस क्यों नहीं शुरू हुआ? कमेटी क्यों नहीं बनाई? रूल्स क्यों नहीं बनाए? जॉब क्रिएट क्यों नहीं की? क्यों नहीं जॉब क्रिएट करना चाहते आप? मैं मार्शल्स को कहना चाहूंगा, फिर कहना चाहूंगा कि इनके घड़ियाली आंसुओं से बाहर आइए और इनको कहिए कि ये प्रक्रिया शुरू करें। प्रक्रिया में कहीं भी अड़चन आती है तब कुछ कहें तो हमें भी समझ में आएगी बात, लेकिन आप प्रक्रिया ही शुरू नहीं करना चाहते, जबकि उपराज्यपाल महोदय ने आपको सारे अधिकार दे दिए। आप सिर्फ इनको गुमराह करना चाहते, इनको इस्तेमाल करना चाहते हैं अपनी स्वार्थ के लिए, और इनको क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को क्रेडिट मिल जाएगा, केंद्र सरकार को क्रेडिट मिल जाएगा, तो इसलिए आप, क्योंकि उपराज्यपाल जी ने लिख के दे दिया, तो इसलिए हम प्रक्रिया शुरू। मैं मार्शल से कहना चाहता हूं, सदन के माध्यम से, आप सबके सदस्य यहां बैठे, दुनिया का कौन सा ऐसा तरीका मुझे बताइए कि जिसको फाइनल अथॉरिटी, जिसको मंजूरी देनी है, वो फाइल बनाएगा। कभी उपराज्यपाल फाइल बनाते हैं? आज तक कितनी फाइल उपराज्यपाल ने बनाई है, जरा हमें बता दीजिए।
हर फाइल सरकार में से ही जाती है, किसी विभाग से ही जाती है। हर काम विभाग के माध्यम से ही शुरू होता है और उसकी प्रक्रिया, उसका तरीका, उसके कानून आपको 10,792 पोस्ट क्रिएट करनी है। जब तक पोस्ट क्रिएट नहीं करेंगे वो पक्के कैसे होंगे? उसका अधिकार जब मुख्यमंत्री को दे दिया, लगाए आपने, हटाए आपने, अब भी तो आप ही लगा रहे हैं। एडवर्टाइजमेंट भी तो आपने ही दिया था, किसी और ने दिया है क्या? उनको सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स के लिए 4 महीने के लिए लगाने का एडवर्टाइजमेंट किसने दिया? आपके आदेश से ही हुआ है। डिले हुआ है तो आपकी वजह से हुआ है। उपराज्यपाल महोदय ने तो 24 तारीख को जो कहना था कह दिया, लिख के दे दिया। उसके बाद तो सारी कार्रवाई आपको करनी है, लेकिन नौटंकी कर रहे हैं, पैर पकड़ रहे हैं। दिल्ली की जनता देख रही है, अब इस सरकार का कोई भविष्य नहीं है। ये तालाब का गंदा पानी है, सड़ गया अभी। अब इसको बदलने की जरूरत है, क्योंकि ये लोग भ्रष्टाचार पर विश्वास करते हैं, लोक कल्याण पर विश्वास नहीं करते। ये साफ दिखाई दे रहा है। आज 280 में मेरा शीश महल के बारे में मैंने जानकारी देना चाहिए थी, बात करना चाहिए थी, पूरा 280 हटा दिया गया। क्यों हटा दिया गया? जब मेरे 280 में ये आ गया कि शीश महल में 2022 अप्रैल को जो एंट्री हुई थी और 24 में जो फर्क, कितना सम्मान कहां से आया? हटा दिया जाए, ये हटा दिया जाए क्योंकि ये सच है। सच है इसलिए हटा दिया जाए, इसलिए हटा दिया जाए क्योंकि ये सच है। आपने 280 क्यों हटाया? क्या केजरीवाल जी ने जो किया है, सदन की कार्रवाई मत रोकिए, सच को आने दीजिए जनता के बीच में। ये आपका अध्यक्ष जी, मैं फिर कहूंगा, शीश महल पर यहाँ चर्चा करवाइए।